हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ह्यूमैनिटीज़ बाय अंशिका शुक्ला। तो आज हम क्लास 12th की ज्योग्राफी की सेकंड बुक का भू संसाधन तथा कृषि पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। इस चैप्टर के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भू संसाधन भू संसाधन क्या है? भूमि जो इंसान के काम में आती है उसे भू संसाधन कहते हैं। जैसे खेती करना, घर बनाना, सड़क बनाना आदि। जैसे ये जमीन है, ये काम के लिए तो आ रही है इंसानों के। अब जो हम लोग हैं वो इस पे खेती भी कर सकते हैं ना। सड़क अगर बनेगी तो चलने के काम पे आएगी। सड़क बना के वहाँ से मोटरसाइकिल वगैरह जा रही है, बसें चलती है सड़क पे, ठीक है। घर बना सकता है, तो ये हमारे काम के लिए। कृषि क्या है? जो जमीन होती है उस पे जो फसलें उगाई जाती है ना। और कृषि और उस पे पशुपालन करना मतलब पशुओं को पालन करना। जैसे हम देखते हैं, हम गाय पालते हैं, ठीक है। गाय से हमें दूध मिलता है, और हम गाय का पालन के लिए क्या करते हैं? जो हम कृषि करते हैं जिस जमीन पे, उस पे जो घासें वगैरह होती है वही तो गाय वगैरह खाती है, चारा जो उनका होता है। तो यही है, कृषि जमीन पर फसल उगाने और पशुपालन करने की प्रक्रिया को कृषि कहते हैं, ठीक है। मतलब क्या है? जब हम जमीन का उपयोग खेती और अन्य कामों के लिए कहते हैं, खेती भी हो रही है कृषि वगैरह, ठीक है। और अन्य काम के जैसे घर बना रहे, सड़क बना रहे, ठीक है, उसे भू संसाधन तथा कृषि कहते हैं। अब हम देखेंगे भू उपयोग का वर्गीकरण। वन क्षेत्र, कृषि भूमि, गैर कृषि कार्यों में उपयोग भूमि। वन क्षेत्र क्या है? जहाँ पे जंगल पाए जाते हैं, इतने सारे जंगल है, ठीक है, तो वो वन क्षेत्र हो गए। कृषि भूमि जहाँ जहाँ पे फसलें उगाई जाती है, जिस भूमि पर ये जमीन है, ये किसी किसान की, और इस पे फसल उगाई गई है, जैसे गेहूं, जौ, अनाज, ठीक है। अब गैर कृषि कार्यों में उपयोग भूमि, इसमें क्या है? सड़क बनाना, फैक्ट्री से भी रोजगार मिलता है, ये सब होता है। घर बनाना। भू उपयोग का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा भारत में भू उपयोग के वर्गीकरण के प्रमुख भागों को लिखिए। इसमें क्या है? पहले भू उपयोग का मतलब बताना है और उसके बाद भू उपयोग के वर्गीकरण बताने हैं। भू उपयोग का मतलब क्या है? भूमि का अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल। अलग अलग काम है, सड़क बन रही है, खेती के लिए भूमि यूज होती है, ठीक है। अलग अलग काम है। भारत में भू उपयोग को कई भागों में बांटा गया। भू उपयोग मतलब भूमि को कई चीजों में बांटा गया। जैसे वन भूमि, वह भूमि जहाँ जंगल है, जहाँ पेड़ पौधे उगते हैं और लकड़ियाँ, फल, औषधि मिलती है। आप देखिए, जो जंगल के इलाके होते हैं वहां से लकड़ियाँ भी लाई जा सकती है, काट के लकड़ियों से आग जलाया जाता है, ठीक है। फल, अब पेड़ पौधे हैं तो फल तो हो गई, है ना। औषधि, बहुत सारी औषधि मिलती है। बंजर और अनुपजाऊ भूमि, जो बंजर है, ठीक है, उस पर कोई खेती नहीं हुई है। ऐसे जमीन जहाँ खेती करना संभव नहीं होता, कि मतलब भूमि है लेकिन उस पर खेती वगैरह कर ही नहीं सकते। जैसे पहाड़ी रेगिस्तान, पथरीली भूमि, पत्थर वाली भूमियाँ होती है, इस पर आप खेती तो कर नहीं पाओगे। रेगिस्तान में खेती ही नहीं हो सकती। पहाड़ी इलाके जैसे ये है, पहाड़ वगैरह है, उस पर भी खेती नहीं हो सकती, ठीक है। गैर कृषि कार्यों में उपयोग भूमि, इस भूमि पर घर, सड़क ये जो मैंने पहले बताया था, ठीक है, ये किसी कृषि कार्यों में नहीं है। घर बने हुए हैं, सड़क बनाई हुई है लोगों के लिए, कारखाने हैं, स्कूल, बाजार है, बाजार में लोग आते हैं, आप भी बाजार जाते होगे, है ना। वहाँ सब्जियां वगैरह है आदि बने होते हैं। स्थायी चारागाह, जहाँ पशु चरते हैं, और ये गाँवों में अधिक पाए जाते हैं, क्योंकि गाँवों में सबसे ज्यादा कृषि भी होती है और पशुपालन भी होता है, इसलिए ये गाँवों में ज्यादा होती है। जहाँ पशु चरते हैं मतलब पशुओं को लाया जाएगा, वहां पे चारा वगैरह होता है, चारा वगैरह खाने के लिए, ठीक है। कृषि योग्य बंजर भूमि, ऐसी जमीन जो अभी खेती में नहीं है लेकिन मेहनत और सुधार से खेती योग्य बनाई जा सकती है। मतलब बंजर है लेकिन अगर कुछ चीजें कर दी जाए तो इस जो भूमि है उस पर खेती वगैरह हो सकती है, ठीक है। पड़ती भूमि, वह भूमि जिसे कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया गया है तथा उसकी उर्वरता वापस आ सके। बढ़ती भूमि एक ऐसी भूमि होती है, गाँवों में बहुत होता है कि वहां पे कुछ उगाया गया नहीं है, ठीक है, उसे कुछ टाइम के लिए बस खाली छोड़ा गया है, जिसकी उसकी जो उर्वरक होते हैं ना, जिससे कृषि वगैरह अच्छी होती है, वो आ सके। शुद्ध बोया गया क्षेत्र, वह भूमि जिस पर वास्तव में फसल बोई जाती है, कि फसल बोई गई है, गेहूं, जौ, अनाज, ठीक है।
अब हम क्वेश्चन 3 देखेंगे। एक मिनट। भारत में भू उपयोग परिवर्तनों के कारण की व्याख्या कीजिए कि भू उपयोग में परिवर्तन कैसे हो रहे हैं। ठीक है, इसके हमें रीजन बताने। जनसंख्या में तेजी से वृद्धि, लोगों की संख्या बढ़ने से रहने खाने और काम के लिए अधिक भूमि की जरूरत होती है। अब मानो ये घर है, ठीक है, अब इसमें 4 लोग हैं और बच्चे भी हैं, बच्चे हुए हैं ना, और मानो 10 हो गए टोटल लोग। तो जितने संख्या में लोग रहेंगे उतने ही खाना चाहिए। ठीक है, खाने के लिए अब भूमि चाहिए जिसपे कृषि वगैरह हो। ठीक है, ये सब बताया गया है। आर्थिक संरचना में बदलाव, पहले लोग ज्यादा कृषि पर निर्भर थे। पहले क्या था, प्राथमिक क्रिया आपने पढ़ी है, तो उसमें क्या था कि कृषि पे सबसे ज्यादा निर्भर थे, उसके बाद द्वितीयक, उसके बाद तृतीयक आया था। ठीक है, पहले लोग ज्यादा कृषि पर निर्भर थे, लेकिन अब उद्योग, फैक्ट्री वगैरह हो गए, सेवा क्षेत्र, टीचर, डॉक्टर, ये सारी जो बनते हैं, इन पे अब लोग ज्यादा बढ़ रहे हैं। इससे भूमि का उपयोग बदल रहा है। जैसे पहले क्या था, जो भूमि है, जो जमीन है, उसको उसके लिए मेन क्या था, घर बना लिया आपने, उसके बाद आपकी जो भूमि है उस पर आप कृषि वगैरह करेंगे। अब क्या है, लोग अब अपना घर वगैरह बनवा लेंगे, तो ये होगा कि फैक्ट्री खोल लेते हैं, बिजनेसमैन बनेंगे, बिजनेस वूमेन बनेंगे, या फिर स्कूल खोल लेते हैं, हॉस्पिटल खोल लेते हैं। ठीक है, सेवा सेक्टर में जा रहे हैं। ये है, अब भूमि का जो उपयोग है वो काफ़ी अलग अलग चीज़ों में भी हो रहा है। ठीक है, भू उपयोग का ही तो क्वेश्चन है कि अलग अलग चीज़ों में हो रहा है। शहरीकरण और औद्योगिकरण, शहर फैल रहे हैं। शहर क्या है, शहरों में ज़्यादा लोग आना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटी होती है और नई फैक्ट्रियाँ बन रही है। फैक्ट्रियाँ से रोज़गार मिल रहे हैं क्योंकि बहुत लोग होते हैं जिन्हें कृषि नहीं करनी होती, वो लोग फैक्ट्री में जाके मजदूरी करते हैं। ठीक है, वहाँ से रोज़गार मिलता है उन्हें। इससे कृषि भूमि गैर कृषि कार्यों में बदल रही है। इससे जो कृषि भूमि जो पहले था कि हर इंसान कृषि में ही लगा हुआ है, किसानी में ही फसल उगा रहा है, सब चीज़ें से कर रहा है, अब क्या है, वो गैर कृषि कार्य भी कर सकते हैं, सेवा सेक्टर में जा सकता है। ठीक है, और फैक्ट्री खोल सकता है या फिर मजदूरी कर सकता है, अलग अलग कार्य भी है। तकनीकी विकास, नई तकनीक से कुछ बंजर भूमि को खेती योग्य बनाया गया है कि जो तकनीकी विकास हो रहा है, जो ज़्यादातर जो टेक्नोलॉजी वगैरह आ रही है, उसमें जो बंजर भूमि है उसके अंदर दवाइयाँ मिला के उसको ठीक करा जा रहा है। ठीक है, जिससे खेती हो सके, कि खेती की जा सके। अब ये बंजर भूमि है, इसका काफ़ी साल से उपयोग हुआ है नहीं, तो सरकार ने क्या सोचा, लोग क्या सोच रहे हैं कि अब इस पर काम किया जाए। ठीक है, जिससे इसकी उर्वरक वगैरह हो और इस पर खेती की जा सके, क्योंकि अब जो भूमि है उसका काफ़ी उपयोग अलग अलग चीज़ों के लिए भी हो रहा है। सरकारी नीतियाँ, सरकार की योजनाओं और विकास के कार्यों से भी भूमि उपयोग में परिवर्तन होता है। जो सरकारी जो नीतियाँ बन जाती है, जैसे सरकारी स्कूल हो गया, ठीक है, या सरकार कोई अगर ये कह रहा है कि सरकार का ये ज़मीन है, ये ज़मीन है, तो उससे भी जो भूमि होती है उसके अंदर परिवर्तन होता है। प्राकृतिक कारण, सूखा, बाढ़, मिट्टी की खराब गुणवत्ता भी भूमि उपयोग को प्रभावित करती है, कि कहीं पे सूखा पड़ गया। ठीक है, कहीं पे अब तो मानो आपने कृषि कर रखी है, 1 मिनट, आपने फसल उगा रखी है यहाँ पे गेहूं की, मानो, और बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाए, आपकी पूरी फसल बह गई है ना, तो आपकी वो भी बेकार हो जाएगा। मिट्टी की खराब गुणवत्ता, मतलब मिट्टी खराब हो जाएगी कहीं ना कहीं, और मानो अगर कहीं सूखा पड़ गया तो वो भी बेकार है। इससे भी भूमि उपयोग को प्रभावित करते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं वो भूमि उपयोग को प्रभावित करते हैं। कौन कौन सी है, प्राकृतिक कारण जो है, सूखा, बाढ़, सरकार जो नीतियाँ बनाते हैं, तकनीकी विकास है, उससे जो बंजर भूमि है उसे खेती योग्य बनाया जा रहा है। शहरीकरण और औद्योगिकरण है, शहर ज़्यादा फैल रहे हैं। अब क्या है, अब आप लोग भी पढ़ के कुछ ना कुछ बनना पसंद करेंगे। ठीक है, कोई इतनी जल्दी उसमें नहीं जाता क्योंकि इसमें ज़्यादा रिस्क है। अगर आप सेवा सेक्टर में जा रहे हैं, आप टीचर बन रहे हैं, आप डॉक्टर बन रहे हैं, आप कुछ भी बन रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या आपको मंथली सैलरी मिल जाएगी, लेकिन कृषि में ऐसा नहीं होता। आपने फसल उगाई है ना, अब मानो फसल खराब हो गई तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो गया। ये सारी चीज़ें होती है, तो इसलिए अब लोग ज़्यादातर कृषि छोड़ के और चीज़ों में भी ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, अब है साझा संपत्ति संसाधन क्या है, 1 मिनट। साझा संपत्ति संसाधन का अर्थ
साझा संपत्ति संसाधन वह प्राकृतिक संसाधन होते हैं जिनका स्वामित्व किसी एक व्यक्ति के पास नहीं होता। मतलब एक संसाधन है जैसे चारागाह, तालाब, ये सारी जो चीज़ें होती है उस पे सभी का हक है। ये कोई आगे ये नहीं कह सकता है कि ये बस मेरी तालाब है, ये बस मेरी नदी है, ठीक है, इसमें सभी का हक है, बल्कि पूरे गांव या समुदाय के पास होता है। इनका उपयोग सभी लोग मिलकर करते हैं। इन सब पर सबका बराबर अधिकार होता है, लेकिन साथ ही इन्हें बचाने की जिम्मेदारी भी सभी की होती है, ठीक है। इसका मतलब यही है कि जैसे गांव का तालाब, चरागाह, सामुदायिक जो जंगल होता है, अभी कोई भी आके ये तो कहेगा नहीं कि ये जंगल मेरा है, कोई नहीं आ सकता। जंगल है, प्राकृतिक है, सब जा सकते हैं। नदी है, गंगा नदी है, यमुना नदी है, सबकी है, किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ठीक है। और सार्वजनिक भूमि साझा संपत्ति संसाधन के उदाहरण है। इन स्थानों का उपयोग कोई एक व्यक्ति नहीं करता, हर कोई करता है, बल्कि पूरे गांवों के लोग मिलकर करते हैं। लेकिन यह है कि इन सब का जो बचाव होता है, जैसे नदी गंदी ना हो जाए, ठीक है, इन सबको बचाने की जिम्मेदारी जो होती है वो भी किसी एक व्यक्ति की नहीं होती, सभी को करनी चाहिए। ये नहीं कि नदी है तो सबों की है तो सब करे, सबों को साफ करना चाहिए, ठीक है। तालाब वगैरह है, जैसे गांव में कोई एक तालाब हो गया तो सभी की जिम्मेदारी बनती है कि उसे साफ रखा जाए, ठीक है। इन स्थानों का उपयोग कोई एक व्यक्ति नहीं करता, बल्कि पूरे गांव के लोग मिलकर करते हैं, सभी मिलकर करते हैं। ये संसाधन आम लोगों के जीवन से सीधे जुड़े होते हैं। तालाब हो गया तालाब हो गया है ना, नदी हो गई, सारी चीज़ें। गरीब और भूमिहीन लोगों के लिए महत्व। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से लोग ऐसा होते हैं जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती। जो गरीब लोग होते हैं उनके पास इतनी ज़मीन नहीं होती क्योंकि वो गरीब है, ठीक है, उनके पास इतनी भूमि नहीं है, ठीक है। ऐसे लोग पशुओं के लिए चारा, जल और ईंधन की लकड़ी सामुदायिक भूमि से प्राप्त करते हैं, जो सबों के लिए। जैसे अब मानो अगर कोई व्यक्ति गरीब है, ठीक है, अगर आप मानो गरीब हो, ठीक है, अब आपके पास लकड़ी नहीं है, गाँवों में चूल्हों पे आग जलती होगी, काफ़ी होगी, चूल्हों पे आग जलती है, तो वो लकड़ी कहाँ से लेके आएगी, जंगल पर से लेके आ जाएगी, ठीक है। पशुओं को चराना है, गाय है, अब उससे हम दूध निकालते हैं, लेकिन उनको भी तो चराया जाता है। तो मतलब गाय के लिए क्या होगा कि आप वहाँ जा सकते हैं, चरागाह, वहाँ पे जाके वो जो चारा वगैरह होती है वो गाय खा लेगी, ठीक है। पानी है पीने के लिए, अब आप कहीं भी जा रहे हैं, ठीक है, आपको बहुत तेज प्यास लगी है, तो आप क्या करेंगे? अगर नदी आपको दिख जाए, तो ऐसा तो है नहीं कि वो किसी एक व्यक्ति की नदी है कि आप नहीं जा सकते। अगर आप गंगा, यमुना, कोई सी भी नदी हो, आप हर कोई व्यक्ति वहाँ जाकर पानी पी सकता है, ठीक है। तो यही है, जो साझा संपत्ति होती है वो हर इंसान के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर यही ना हो तो गरीब लोग कैसे करेंगे, और गरीब ही नहीं है, अमीर भी कैसे करेगा, ठीक है। यही सारी चीज़ें हैं। लकड़ी सामुदायिक भूमि से प्राप्त करते हैं, इसलिए इन संसाधनों के बिना उनका जीवन कठिन हो जाता है। सबसे ज़्यादा कठिन जीवन किसका होता है? गरीबों का, कि अगर साझा संपत्ति नहीं है जो सबके लिए हो, उन पे गरीबों की ज़्यादा लाइफ बेकार होती है, ठीक है। लेकिन नदी वगैरह होना, ये सारी चीज़ें होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पशुपालन में सहायता। चरागाह भूमि पर पशु चढ़ते हैं, जैसे दूध, घी और अन्य उत्पाद मिलते हैं, हमें अन्य उत्पाद भी मिलते हैं, जैसे दूध, घी, ये सारी चीज़ें। यदि चरागाह ना हो तो पशुपालन, मतलब पशुओं का जो पालन किया जाता है, ठीक है। अब आप गाय पाल लो दूध निकालने के लिए, तो उसका भी तो आप पालन करोगे कि मंथली उसे दिखाओगे, या साल में जो दिखाते हैं कि गाय को कुछ हो ना जाए, ठीक है, उसके लिए चारा लेके आओगे, सारी चीज़ें करोगे, वही है। इसलिए साझा भूमि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सबसे ज़्यादा किसके लिए महत्वपूर्ण है? ग्रामीण गाँवों के लिए, ठीक है। महिलाओं के लिए उपयोगिता। गाँवों में महिलाएं रोजमर्रा के कामों के लिए पानी, लकड़ी और चारा सामुदायिक संसाधनों से लाती हैं। महिलाओं जो गाँवों में जो महिलाएं होती है, वो डेली का जो काम होता है, घर का काम होता है, उसके लिए पानी, ठीक है, कुआं वगैरह जो होता है, जो सबों के लिए होता है, वहाँ से पानी ले आएगी, नदी से पानी ले आएगी, लकड़ी जंगल से ले आएगी आग जलाने के लिए, क्योंकि सिलेंडर भी है गाँवों में, काफ़ी जगह है, लेकिन बहुत जगह चूल्हा है अभी भी, ठीक है। और ये चारा अपने गाँवों वो गाय का पालन करने के लिए ले आएगी, ये सारी चीज़ें। यदि फिर ये संसाधन कम हो जाए तो उन्हें दूर दूर तक जाना पड़ता है, कि अगर ये
जो साझा संपत्ति के जो ये संसाधन है, ठीक है, अगर ये इतने ना हो तो उन्हें काफ़ी दूर तक जाना पड़ेगा, जिससे समय और मेहनत दोनों बढ़ जाते हैं कि समय भी लगेगा। अब आपको जो चीज़ 5 मिनट की दूरी पे मिल जाए, अब उसके लिए आप 15 मिनट चलो, ठीक है, तो आपका एक तो समय भी लग रहा है और ऊपर से मेहनत भी है कि आप उतना चल रहे हो, ठीक है। यही है पर्यावरण संरक्षण। इसका मतलब ये है कि बचाव, हमें प्राकृतिक जो पेड़ पौधे होते हैं, तालाब होता है, इनको बचाना चाहिए कि गंदे वगैरह ना हो। सामुदायिक जंगल और तालाब पर्यावरण को संतुलित रखते हैं। ये जो जंगल वगैरह होते हैं और ये जो तालाब होता है, ये क्या है, ये पर्यावरण को संतुलित रखते हैं, बैलेंस वे में रखते हैं। पेड़ हवा को शुद्ध करते हैं, जो पेड़ हवा है उसको इसलिए देखना, गाँवों में एकदम शुद्ध हवा होती है, शहरों में तब भी इतनी सारी बाइकें चलती है, इतना सारा प्रदूषण हो सकता है, लेकिन गाँवों में एकदम फ्रेश एयर होती है ना। और तालाब जल स्तर को बनाए रखता है, जो तालाब है वो जल स्तर को बनाए रखेगा, ठीक है, कि पानी का स्रोत है, इसलिए ये संसाधन प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में भी सहायक है। अब हम निष्कर्ष देखेंगे। साझा संपत्ति संसाधन ग्रामीण समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, गाँवों में सबसे ज़्यादा भी और गाँवों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होता है। ये न केवल लोगों की आजीविका का सहारा है, बल्कि पर्यावरण और सामाजिक एकता को भी मजबूत बनाते हैं कि इससे समाज में भी एकता है। अगर मानो यहाँ पे नदी है, सभी लोग आ रहे हैं, ठीक है, तो समाज में एकता बनी रहती है इससे, है ना। अब जैसे आपके पास ही कोई अगर जंगल हो, ठीक है, आप भी जा रहे हो और भी लोग आ रहे हैं वहाँ से लकड़ी लेने के लिए, तो आप हर से तो बोलोगे, ठीक है, बहुत लोग नहीं बोल पाते लेकिन बोलते हैं, ठीक है, कि अच्छा इधर आग जलानी है, इधर आग जलानी है, घर के लिए लेके जा रहे हैं, तो इससे क्या है, सामाजिक एकता, मतलब समाज में एकता बनी रहती है। इसलिए गाँवों में देखना, गाँवों में क्या होता है कि एकता बहुत होगी, कि अगर कहीं पे कुछ हो रहा है तो पड़ोसी जो है वो बताता है, ठीक है, जैसे चोरी वगैरह हो गई, शहरों में भले उतना ना बताते हो लेकिन गाँवों में एकदम एकता वाला होता है। भारत में कृषि भू उपयोग को विस्तार से समझाइए। 1 मिनट। कृषि भू उपयोग का अर्थ। कृषि भू उपयोग का मतलब है उस भूमि से जो खेती के लिए इस्तेमाल की जाती है, ये भूमि है, ये खेती के लिए इस्तेमाल की जा रही है, खेतों के लिए, मतलब गेहूँ जो रबी की फसल हो गई, इन सब के लिए। इसमें वह ज़मीन शामिल होती है जहाँ अनाज उगाए जा रहे हैं, जैसे गेहूँ, जो चावल, ठीक है, सब्जियाँ उगाई जा रही है, पालक, गोभी, है ना, और भी सब्जियाँ, दालें उगाई जा रही है, उर्द, चना और भी सारी चीज़ें, कपास आदि उगाई जाती है। भारत में बहुत बड़ी आबादी खेती पर निर्भर है, काफ़ी बड़ी जो आबादी है वो अभी भी खेती पे ही निर्भर है, इसलिए कृषि भूमि का महत्व बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये देश की खाद्य सुरक्षा से सीधा जुड़ा हुआ है, खाद्य सुरक्षा से काफ़ी जुड़ा हुआ है कृषि भू उपयोग, ठीक है। अब है शुद्ध बोया गया क्षेत्र। ये वह भूमि है जिस पर वास्तव में फसल बोई जाती है, यहाँ पे फसल बोई गई है। भारत के कई राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में शुद्ध बोया गया क्षेत्र अधिक है, कि जहाँ पे फसलें उगी हुई है, सिंचाई की सुविधा अच्छी होती है, कि सिंचाई वगैरह हो रही है, वहाँ खेती ज़्यादा होती है, ये कृषि भू उपयोग का मुख्य भाग होता है। अब आप देखना उत्तर प्रदेश साइड, पंजाब साइड, हरियाणा साइड, वहाँ पे ये है कि फसलें ज़्यादा उगाई गई है, सिंचाई वगैरह की अच्छी व्यवस्था है। एक से अधिक फसल क्षेत्र की ये ज़मीन है, ठीक है। अब इसके मैं 4 हिस्से कर देती हूँ। यहाँ पे मानो दाल बो दी, यहाँ पे मानो पालक बो दिया, यहाँ पर मानो कोई गेहूँ बो दिया और यहाँ पर भी कुछ बो दिया, मानो 4, ठीक है। ऐसे होता है कि ज़्यादा चीज़ें उगाई है, कई जगह किसान एक साल में एक से ज़्यादा फसल उगाते हैं, ठीक है। इसे बहुफसली खेती कहते हैं, बहुफसली खेती कहते हैं कि आपकी ये ज़मीन है और आपने अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग चीज़ें उगाई है, ठीक है, अलग अलग उस पर, जैसे पहले गेहूँ, विट, धान या सब्जी उगाना, इससे भूमि का पूरा उपयोग होता है, किसानों की आय भी बढ़ती है। तो जितनी ज़्यादा आप चीज़ें उगाओगे उतना ज़्यादा आप बेचोगे, ठीक है, उससे उतने ज़्यादा व्यापार करोगे। अब जैसे दालें ज़्यादा उग गए तो ऐसा तो है नहीं कि परिवार में अगर 10 लोग हैं तो 10 लोग उतना दालें खा लेंगे या सब्जियां खा लेंगे, उतना तो नहीं खा सकते, तो वो लोग बेच देंगे, जिससे उनकी आय भी बढ़ जाएगी। प्रतिभूमि। कुछ जमीन को किसान जानबूझकर 1 या 2 साल के लिए खाली छोड़ देता है,
ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि मिट्टी की उर्वरता, खाद्य शक्ति वापस आ सके। कि किसान है वो 3-4 साल से इस पे फसल उगा रहा है, उसके बाद 1-2 साल के लिए खाली छोड़ देगा, ठीक है, जिससे उसकी खाद्य शक्ति वापस आ सके। अगर लगातार खेती की जाए तो ज़मीन कमज़ोर हो सकती है, इसलिए पड़ती भूमि भी कृषि भू उपयोग का हिस्सा मानी जाती है। इसलिए अगर जैसे ये ज़मीन है, इस पे आपने 5-6 साल फसल उगा दी, तो इससे क्या होगा, इधर जो ज़मीन है वो कमज़ोर हो जाएगी, ठीक है। इसलिए जो ज़मीन होती है उसे भी 1-2 साल के लिए खाली छोड़ा जाता है। 1 मिनट। सिंचाई का प्रभाव, जहाँ नहर, ट्यूबवेल या बारिश अच्छी होती है वहाँ कृषि भूमि ज़्यादा विकसित होती है। जहाँ बारिश वगैरह अच्छी हो रही है, जहाँ नहर है, उससे कृषि भूमि अच्छी होती है। उदाहरण के लिए पंजाब, हरियाणा में सिंचाई की अच्छी सुविधा के कारण उत्पादन ज़्यादा होते हैं। पानी की कमी वाले क्षेत्रों में खेती कम होती है। अब कोई क्षेत्र है, मानो देखो ये क्षेत्र, यहाँ पे बारिश कम होती है तो कम चीज़ें उगेगी, क्योंकि देखो ऐसा नहीं होता कि कोई भी एक गांव है, कोई भी एक जैसे उत्तर प्रदेश है तो वहीं पे ही सारी चीज़ें उग जाएगी। कोई चीज़ सिक्किम में ज़्यादा अच्छी उग रही है ना, कोई उत्तर प्रदेश में है, कोई तमिलनाडु साइड है, कोई पंजाब साइड है, अलग अलग चीज़ें भी उगती है, ठीक है। जहाँ पे जो सी चीज़ें फेमस, ऐसा मान के चलो, ठीक है। और जहाँ पे अगर पानी कम है, जैसे राजस्थान वगैरह साइड में पानी की कमी हो, ठीक है, तो वहाँ पे उतनी अच्छी फसल हो ही नहीं सकती क्योंकि पानी की कमी है, ठीक है। तो जहाँ पानी की अच्छी सुविधाएं होती है, जहाँ बारिश अच्छी होती है, वहाँ पे कृषि मतलब वहाँ पे ज़्यादा उत्पादन होता है, ज़्यादा चीज़ें उगाई जाती है, ज़्यादा व्यापार हो सकता है। जिससे जनसंख्या और कृषि भूमि, भारत की जनसंख्या बहुत अधिक है, काफ़ी अधिक है, इसलिए भोजन की मांग भी ज़्यादा है। इसी कारण कृषि भूमि का सही उपयोग ज़रूरी है, क्योंकि देखो भारत की जनसंख्या इतनी है, जितनी जनसंख्या उतना वो भी होना चाहिए कि मतलब जैसे एक परिवार है उसमें अगर 20 लोग हैं तो 20 के लिए खाना भी तो होना ज़रूरी है, तो वही आप मान के चलिए। इसी कारण भूमि का सही उपयोग होना ज़रूरी है, कि अच्छी कृषि वगैरह होना ज़रूरी है। लेकिन शहरीकरण और उद्योग बढ़ने से कुछ भूमि कम भी हो रही है, इसलिए संतुलन बनाए रखना ज़रूरी है। देखिए ज़्यादातर गाँव हो या शहर हो, कोई भी हो, अब मानो अगर हर पूरे भारत में अगर फैक्ट्री लग जाए, है ना, हर कोई सेवा सेक्टर में चला गया, हर कोई फैक्ट्री में काम करना पसंद कर रहा है, कोई कृषि करना पसंद ना करे, कोई किसानी करना पसंद ही ना करे, तो भोजन कहाँ से आएगा, ठीक है। क्योंकि मानो अगर सब्जियाँ ही ना उगे, ना अनाज उगे, ना कुछ हो गया, तो हम लोग तो डिपेंड हो जाएगी, और डिपेंड किस पे होगी, बाहर के देशों के लिए हो जाएगी। तो कृषि भी ज़रूरी है, ये नहीं है कि कृषि बिल्कुल ही ज़रूरी नहीं है, ये भी ज़रूरी है। निष्कर्ष क्या है, भारत में कृषि भू उपयोग देश की अर्थव्यवस्था और लोगों की रोजी रोटी से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका सही प्रबंधन और संरक्षण बहुत आवश्यक है। इस जो कृषि है उसका सही प्रबंधन और सही संरक्षण, मतलब उसका बचाव करना काफ़ी ज़रूरी है। ये नहीं कि फसल वगैरह है तो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें, उसी से ही हम खाना खा सकते हैं। वरना आपके पास जितना भी पैसा हो जाए, मानो ठीक है आपने पैसे कमा लिए, लेकिन अब आप बाज़ार जाओ, वहाँ पे मानो सब्जी ना आई हो, तो आप क्या सब्जी खाओगे, ठीक है। अब गेहूँ क्या बोलते हैं, चावल ना हो और गेहूँ ना हो आटे के लिए, ठीक है, सब्जियाँ ना हो, तो इसलिए कृषि भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारत में फसल ऋतुओं को विस्तार से समझाइए। 1 मिनट। फसल ऋतु का अर्थ, फसल ऋतु का मतलब है वह समय जब किसी खास मौसम में फसल और उगाई और काटी जाती है, ठीक है। कोई मौसम आया, जैसे गर्मी आया तो गर्मी में एक फसल उगी, फिर ठंड के अंदर वो फसल कट गई। भारत में मौसम के अनुसार अलग अलग समय पर फसल उगाई जाती है, कि जो से जैसे मौसम वैसी फसलें उगाई जाती है। हमारे देश में मुख्य रूप से 3 प्रकार की फसल ऋतुएं पाई जाती है, खरीफ, रबी, जायद। खरीफ फसल क्या है, खरीफ की फसलें बरसात के मौसम में उगाई जाती हैं, बोई जाती है। इन्हें जून जुलाई में बोया जाता है जिस टाइम बारिश होती है, और सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। अब इनके अंदर फसलें क्या है, इनको सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, जैसे धान हो गया, मक्का हो गया, बाजार हो गया, बाजरा हो गया, बाजार बोलती है, सॉरी बाजरा हो गया, ठीक है, कपास हो गया। अब
इसको इसी टाइम पे क्यों बोई जा रही है, क्योंकि इनको सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, ठीक है। अब रबी फसल, रबी की फसलें सर्दी के मौसम में बोई जाती हैं। इन्हें अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इसे याद भी रखना। और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। इन फसलों को ठंडा मौसम पसंद होता है, जैसे गेहूँ, चना, सरसों, जौ, इनको ठंडों के अंदर बोया जाता है। अब आप किसी भी ठंड के टाइम पे जाके देखना, आप सरसों ज़्यादा बोई गई होगी, गेहूँ ज़्यादा बोया गया होगा। उत्तर प्रदेश साइड मैं तो देखी थी, है ना, पंजाब हरियाणा साइड पे जहाँ जहाँ मतलब गाँव है, ये सारी चीज़ें होती हैं। जायद फसलें, जायद की फसलें खरीफ और रबी के बीच के समय में उगाई जाती है, मतलब ना गर्मी में ना ठंड, वैसे में। ये गर्मी के मौसम की छुट्टी अवधि की फसल होती है। इन्हें मार्च से जून के बीच लगाया जाता है। अभी जायद क्या है, मार्च के जून में लग रही है। जैसे तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, खीरा हो गया, ये सबसे ज़्यादा गर्मियों के टाइम खाते हैं। खीरा हो गया, सब्जी हो गई, तरबूज हो गया, ठीक है। और जून से जुलाई वाली जो फसलें थी, और मतलब जो बरसात की जो फसलें थी खरीफ, उसे उसमें क्या किया था, एक मिनट, खरीफ की जो फसलें थी उन्हें ज़्यादा पानी के लिए इम्पोर्टेंट थी, जैसे बाजरा हो गया, मक्का हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। और रबी की फसलें क्या है, उन्हें ठंडा है, जैसे गेहूँ, चना, सरसों। मौसम का प्रभाव, हर फसल ऋतु मौसम पर निर्भर करती है। जो हर फसल है वो मौसम के अनुसार है। यदि बारिश सही समय पर ना हो तो खरीफ की फसलें प्रभावित होती हैं। अगर बारिश सही समय उस पर ना हो, जो मौसम के टाइम पे उग रही है खरीफ की फसल, ठीक है, तो वो प्रभावित हो जाएगी। इसी तरह ठंडी या पाला रबी की फसल को नुकसान पहुंचा सकती है। अगर जैसे ठंड है, अधिक ठंड है, ठीक है, तो रबी की जो फसल होती है वो बेकार हो सकती है। इसलिए मौसम का फसलों पर सीधा असर पड़ता है, ठीक है। कृषि में महत्व, फसल ऋतुओं की जानकारी किसानों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबसे ज़्यादा किसके लिए इंपॉर्टेंट होती है, वो किसानों के लिए। इससे वे सही समय पर बुआई और कटाई कर पाते हैं, ठीक है। बुआई का भी टाइम है, कटाई का भी है। 3 ऋतुओं की फसलें मिलकर पूरे साल भोजन की व्यवस्था बनाए रखती हैं। ये जो 3 जो ऋतुएं हैं और ये जो तीनों की जो फसलें हैं, एक मिनट, तीनों की जो फसलें हैं वो पूरे साल की व्यवस्था बनाती है, ठीक है। निष्कर्ष क्या है, भारत में खरीफ, रबी और जायद 3 मुख्य फसल ऋतुएं हैं। ये मौसम के अनुसार बदलती है, कि गर्मी आ गई तो ये तरबूज, खीरा, बरसात आ गया तो जौ, मक्का, गेहूँ, जौ, मक्का, सरसों। जायद आ गया मतलब वैसा टाइम आ गया है ना जो बीच का है, उसमें आप तरबूजा, खीरा, ये सारी चीज़ें खाते हैं। और देश की खाद्य व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन 17वां, ये भी इम्पोर्टेंट है। भारत में कृषि के प्रकारों को विस्तार से समझाइए। अब इसमें आएगी आदिम निर्वाह कृषि। ये जो कृषि होती है वो पशुपालन के लिए होती है, ठीक है। ये कृषि का सबसे पुराना और साधारण तरीका है, ये सबसे प्राचीन है, ठीक है, और एकदम सिंपल है। मतलब इसमें जो खेती हो रही है वो मेन बच्चों के भरण पोषण के लिए हो रही है, कि मतलब जैसे किसी की पापा खेती करे और वो बस अपने परिवार का ही भोजन वगैरह हो, और मतलब व्यापार वगैरह किसी चीज़ के लिए खेती नहीं है। इसमें किसान अपने परिवार के पालन पोषण के लिए ही खेती करते हैं। इसमें आधुनिक साधनों का उपयोग बहुत कम होता है। जो आधुनिक जो साधन होते हैं, आज के जो साधन है, उसका उपयोग काफ़ी कम होता है, ठीक है। और मेन परिवार का जो पालन पोषण हो जाए, ठीक है। तो इतनी सब्जियां उग रही है, इतनी फसल उगती है जिसमें यही घर खा सके। उत्पादन भी कम होता है, कि कम ही चीज़ें उगाई जाती है। ये नहीं कि पूरे साल की एकदम ही ज़्यादा फसलें उगा दो, ठीक है, क्योंकि मेन घर वालों को ही खिलाना है। पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों में झूम खेती, ये कहाँ पे है, पहाड़ी में और आदिवासी क्षेत्रों में। गहन एक मिनट गहन निर्वाह कृषि, इस प्रकार की खेती छोटे खेतों पर अधिक मेहनत से की जाती है। किसान ज़्यादा श्रम लगाकर अधिक उत्पादन लेने की कोशिश करता है, कि ज़्यादा उसने मेहनत करी और अधिक उत्पादन उसे मिले। इसमें खाद और सिंचाई का उपयोग भी होता है, खाद वगैरह जो डाला जाता है सिंचाई वगैरह के लिए। धान, गेहूँ की खेती घनी आबादी वाले क्षेत्रों में, जहाँ ज़्यादा आबादी है वहाँ पे होती है गेहूँ की खेती। उत्तर प्रदेश साइड होती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। इसके अंदर क्या है कि ज़्यादा मेहनत है, इन सारे में खेती पर अधिक मेहनत की जाती है। गहन निर्वाह में गेहूँ वगैरह पे अधिक मेहनत है, मतलब ज़्यादा मेहनत है। जैसे इस पे
बस घर का पालन पोषण है, ठीक है। लेकिन गहन में क्या है कि अब गेहूँ धान इन सब के लिए ज़्यादा मेहनत कर रही है और यहाँ पे ज़्यादा आबादी मतलब ज़्यादा लोग भी हैं। वाणिज्यिक कृषि, इस खेती में फसलें बेचने के लिए उगाई जाती है कि आप कोई भी चीज़ उगा रहे हैं तो आपका मेन पर्पस है कि मैं इसे जाके बाजार में बेचूंगी या बेचूंगा और वहाँ से फिर पैसे मिलेंगे, ठीक है। ऐसे ही होता है। किसान बाजार में बेचकर लाभ कमाने का उद्देश्य रखते हैं कि आपने कपास उगाया, गन्ना उगाया, तंबाकू उगाया उसमें और उसे क्या करोगे बाजार में जाकर बेचोगे, पैसे कमाओगे। इसमें आधुनिक मशीनों और अच्छी बीजों का उपयोग हो जाता है कि काफ़ी मशीनें वगैरह भी का भी उपयोग किया जाता है और अच्छे बीज जिससे फसल वगैरह काफ़ी अच्छी हो। बागान कृषि, इस प्रकार की खेती बड़े बड़े खेतों में की जाती है जहाँ बड़े बड़े खेत है, मानो बड़ा खेत है, ठीक है। इसमें एक ही फसल बड़े पैमाने पर उगाई जाती है। इसके लिए अधिक पूंजी और श्रमिकों की आवश्यकता होती है। अब बड़ा खेत है ना, अब उसको मैनेज करने के लिए काफ़ी लोग भी होने जरूरी है। श्रम मतलब मजदूर जो होते हैं, ठीक है, जो वहाँ पे काम करते हैं। जैसे आपने कोई खेती ली और मतलब खेती ली मतलब कोई ज़मीन ली फसल उगाने के लिए, तो आप अब बहुत बड़ा आपने खेत लिया है, ठीक है। अब आप उस पर फसल उगाओगे तो फसल उगाने के लिए क्या है कि आप इतनी अकेले मेहनत नहीं कर सकते, तो आपको अधिक चीज़ों की ज़रूरत है, अधिक पैसों की ज़रूरत है। पूंजी मतलब पैसा, ठीक है। उदाहरण के लिए चाय, कॉफ़ी और रबर के बागान, ये मतलब एक ही जैसे चाय कॉफ़ी मतलब कॉफ़ी उगाई जा रही है, तो इतना बड़ा खेत होगा तो पूरे में बस कॉफ़ी होगी और कुछ नहीं होगा। जैसे होता है ना अलग अलग चीज़ें उगा दो, ऐसा कुछ नहीं है। शुष्क कृषि, ये खेती कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है, जहाँ पे कम वर्षा होती है। यहाँ पानी की कमी होती है। अब बारिश ही कम हो रही है तो पानी की तो कमी होगी, इसलिए सूखा सहने वाली फसलें उगाई जाती है, जैसे बाजरा, ज्वार की खेती, ठीक है। ये सब याद रखना। सिंचित कृषि, सिंचित कृषि में क्या है, ये खेती उन क्षेत्रों में होती है जहाँ पानी की अच्छी व्यवस्था होती है, ठीक है, जिससे सिंचाई वगैरह हो सके। नाम से ही पता चल रहा है। नहर, कुआं, ट्यूबवेल से पानी देकर फसल उगाई जाती है कि आप इन सब से पानी निकाल सकते हैं और अपने जो खेती मतलब आप जो फसल उगा रहे हो उस पे डाल सकते हैं, उससे सिंचाई कर सकते हैं। पानी देकर फसल उगाई जाती है। इससे उत्पादन ज़्यादा होता है, इससे उत्पादन भी ज़्यादा होता है। जैसे पंजाब और हरियाणा में गेहूं की खेती, ठीक है। निष्कर्ष, भारत में अलग अलग जलवायु और मिट्टी के कारण कृषि के कई प्रकार पाए जाते हैं। अलग अलग मिट्टी है, सिक्किम साइड अलग मिट्टी है, वहाँ पे कॉफ़ी वगैरह है ना। गेहूँ क्या बोलते हैं कम पानी वाले क्षेत्र, राजस्थान वगैरह साइड अलग चीज़ें हैं, पंजाब और हरियाणा साइड अलग चीज़ें हैं। तो अलग अलग फसली के लिए अलग अलग फसल उगाई जाती है मतलब, ठीक है। हर प्रकार की कृषि अपने क्षेत्रों की परिस्थितियों के अनुसार विकसित है। हर प्रकार की जो कृषि है वो अपने परिस्थितियों के अनुसार ही विकसित हुई है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18वां, खाद्यान्न फसलें क्या है? भारत में खाद्यान्न फसलों का विस्तार से समझाइए। खाद्यान्न फसलों का अर्थ, फसलें वह फसलें होती है जो सीधा हमारे खाने के लिए काम करती है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, यानी जिनसे हमें अनाज और भोजन मिलता है। यह फसलें देश की खाद्य सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी होती है। भारत में बड़ी आबादी होने के कारण इनका महत्व और भी बढ़ जाता है। ऐसी चीज़ें जो सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके आपका खाना होता है, ठीक है। मैंने अभी बताया ना कि आप कितने भी पैसे कमा लो, लेकिन ये सारी चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये सारी चीज़ें नहीं है तो आप क्या खाओगे, ठीक है। ये इन सारी चीज़ों के लिए कि जिससे हमारा भोजन हो रहा है। धान भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। अब इसमें क्या है, दालें हर जगह यूज़ होती है, ठीक है। मोटे अनाज, ठीक है, ज्वार, मक्का, बाजरा, गेहूँ, आटा, हर सुबह आटे की रोटियां वगैरह बनाना, धान, ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। धान भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। ये अधिक वर्षा और गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में उगाई जाती है, अधिक जहाँ पे ज़्यादा बारिश हो, ठीक है, और गर्म जलवायु, जहाँ पे जलवायु वगैरह गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में उगाई जा रही है। पूर्वी भारत, ठीक है, भारत का पूर्व जो हिस्सा है, पश्चिमी बंगाल, असम, ठीक है। दक्षिण भारत में इसकी खेती ज़्यादा होती है। चावल हमारे देश का मुख्य भोजन है। चावल सबसे ज़्यादा खाया जाता है, सुबह हो शाम हो, ठीक है। ये चावल क्या मुख्य भोजन है।
गेहूँ, गेहूँ दूसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। ये ठंडे मौसम में उगाई जाती है। ठंडे मौसम में ही सबसे ज़्यादा गेहूँ वगैरह उगाई जाती है। गेहूँ, सरसों, ये सारी चीज़ें। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में इसका उत्पादन अधिक होता है। ठीक है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है। इससे आटा बनाकर रोटी, ब्रेड आदि तैयार किए जाते हैं। आप जो सुबह चाय पी के ब्रेड खाते हैं वो भी आटे से ही है। ठीक है, रोटी, पराठा, इतनी सारी चीज़ें बनती है आटे से, इसलिए ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मोटे अनाज, बाजरा, ज्वार और मक्के को मोटे अनाज कहा जाता है। ठीक है, ये कम वर्षा, जहाँ पे बारिश कम होती है, वाले क्षेत्रों में भी उग जाते हैं। ये पौष्टिक होते हैं और सूखे क्षेत्रों के लोगों के लिए महत्वपूर्ण भोजन का साधन है। जो सूखे जो क्षेत्र होते हैं, वहाँ के जो लोग होंगे उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान वगैरह साइड। ठीक है, दालें, अब दालें भी हर टाइम यूज़ होती है, सुबह शाम, ये सारी चीज़ें। चना, अरहर, उड़द, मसूर, उड़द, चना, ठीक है, ये सारी चीज़ें खाद्यान्न फसलों में आती है। शरीर को प्रोटीन देती है, सबों को पता होगा दालों से प्रोटीन मिलता है। दालें मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में भी सहायक है, इससे मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ती है, इसलिए इनका कृषि में विशेष महत्व है। इसलिए जो दालें हैं उनका कृषि में काफ़ी इम्पोर्टेंस है, महत्व। खाद्यान्न फसलें देश की भोजन आवश्यकता को पूरा करती है। जो ये फसलें हैं वो देश की जो भोजन आवश्यकता है, जो आप खाना पीना खाते हैं उसके लिए, उसकी आवश्यकताओं को पूरा करती है। ये किसानों की आय का मुख्य स्रोत है। इसी से आप फसल उगा रहे हो, ठीक है, अब आप फसल बेचो, फसल कह रही हो, मतलब जो भी आप फसल उगाए हो, जैसे आप सब्जियां उगाइए, दाल उगाइए, अनाज उगाया है, गेहूँ, चावल, जो भी आपने उगाया है, ठीक है, वही इनका मुख्य आय का स्रोत है। यदि इनका उत्पादन कम हो जाए तो महंगाई और भोजन की कमी हो सकती है। अगर ये सारी चीज़ें कम हो जाए, ठीक है, तो महंगाई बहुत बढ़ेगी। जैसे अभी आप दाल मान लो ले आते होगे 200 वगैरह की किलो की, देखो मुझे करंट भाव तो नहीं पता, लेकिन मान के चलो, ठीक है, सब्जी आ जाती होगी 50-100 की, एक टमाटर वगैरह, ये सारी चीज़ें है ना, तब एकदम ही महंगाई बढ़ जाएगी। तब जैसे टमाटर महंगा नहीं हो जाता 100 का टमाटर, वैसे ही जो जो चीज़ें कम होगी उसकी महंगाई हमेशा बढ़ेगी, हमेशा याद रखना। जैसे हीरा कितना कम है लेकिन महंगाई देखो आसमान छूता है। अगर वही हीरा, अगर वो होता, क्या बोलते हैं, हीरा अगर ज़्यादा होता, ठीक है, तो वो एकदम ही सस्ता होता। इसलिए अगर उत्पादन कम हो जाए, ठीक है, तो काफ़ी महंगाई बढ़ जाएगी। जो सब्जी है, जैसे 1 किलो सब्जी भी शायद 300-400 की है, ठीक है, और अगर महंगाई ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है, तो जो गरीब लोग हैं, है ना, या जो इतने हैं कि उनके पास इतना पैसा नहीं है, तो वो खाएगी क्या, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो जाएगी। इसलिए इनका सही उत्पादन और संरक्षण, बचाव, ठीक है, ये काफ़ी ज़रूरी है। निष्कर्ष क्या है, खाद्यान्न फसलें भारत की जीवन रेखा है, भारत की जीवन रेखा है, खाने के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। ये देश की बड़ी आबादी को भोजन उपलब्ध करवाती है। देश की इतनी सारी लोग हैं, ठीक है, उनको भोजन उपलब्ध करवा रही है, भोजन दे रही है, और अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन 9 का, 1 मिनट। तिलहन फसलें क्या है? भारत में तिलहन फसलों को विस्तार से समझाइए। ठीक है, पहले हम तिलहन फसलों का अर्थ देखते हैं। तिलहन फसलें वह फसलें होती हैं जिनके बीजों से तेल निकाला जाता है। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, कोई बीज है, उससे तेल निकाला जा रहा है। ये तेल खाना पकाने और अन्य घरेलू कामों में उपयोग होता है। भारत में तेल का उपयोग बहुत अधिक होता है, इसलिए तिलहन फसलों का महत्व ज़्यादा है। ये किसानों के लिए भी आय का अच्छा साधन है। ये क्या है, फसल उगाई गई, ये फसल है, इसको निचोड़ के या चीज़ें करके इससे तेल निकाला गया है। जैसे सोयाबीन का तेल खाना बनाने के लिए, सरसों का तेल खाने बनाने के लिए यूज़ भी होता है, चम्पी के लिए भी यूज़ होता है, बालों में लगाने के लिए, शरीर पर भी कर देते हैं। ठीक है, तिल और सूरजमुखी का तेल कितना होता है कि आप शरीर पे लगा सकते हैं, फेस पे लगा सकते हैं। ठीक है, और खाने वगैरह के लिए भी ये सारी चीज़ें। सरसों तो सबसे ज़्यादा यूज़ है। सरसों भारत की प्रमुख तिलहन फसल है। ये ठंडे मौसम में उगाई जाती है। अभी हमने पहले पढ़ा कि सरसों वगैरह ठंड के मौसम में उगाई जाती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा में इसकी खेती सबसे अधिक है। सरसों के बीज से खाने का तेल और मसाले दोनों बनाए जाते हैं। मसाले भी बन रहे हैं और वो क्या बोलते हैं, और तेल भी निकल रहा है। मूंगफली एक महत्वपूर्ण तिलहन फसल है। ठीक है, इससे भी तेल निकाला जा रहा है। ये गर्म और मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में उगाई जाती है। देखो, हर कोई तिलहन फसल है, हर चीज़ से जो ये जो फसल है उससे तेल निकल रहा है, लेकिन इनके हर के मौसम अलग है।
कोई ठंड में उगाई जा रही है, कोई मध्यम वर्षा वाले में उगाई जा रही है, ठीक है। हर की मतलब फसल ऋतु अलग है। गुजरात और आंध्र प्रदेश में इसकी खेती ज़्यादा होती है। मूंगफली की सबसे ज़्यादा खेती कहाँ हो रही है? गुजरात और आंध्र प्रदेश में। मूंगफली से तेल निकालने के लिए साथ साथ इसे सीधे भी खाया जाता है। जो मूंगफली होते हैं इसे खाया भी जाता है, ठीक है। सोयाबीन भी खाया जाता है। सोयाबीन से भी तेल निकाला जाता है और ये बहुत पौष्टिक होती है, तो काफ़ी पौष्टिक है। मध्य प्रदेश में इसकी खेती अधिक होती है। सबसे ज़्यादा खेती कहाँ पे हो रही है? मध्य प्रदेश में। इससे तेल के अलावा पशुओं को जो चारा दिया जाता है, ठीक है, और अन्य खाद्य पदार्थ भी बनाए जाते हैं। अब तिल और सूरजमुखी, और इसे खाना वगैरह के लिए भी यूज होता है, आप देखते होंगे। तिल और सूरजमुखी। तिल कम पानी वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है। देखा हर की फसल ऋतुएं कितनी अलग अलग है। हर से ही तेल निकल रहा है, लेकिन हर कोई अलग अलग ऋतु में हो रही है। तिल कम पानी वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है। इससे निकला तेल स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है कि काफ़ी अच्छा होता है। और जो सूरजमुखी का जो तेल होता है, सूरजमुखी भी एक महत्वपूर्ण तिलहन फसल है जिससे हल्का शुद्ध तेल प्राप्त होता है। सूरजमुखी का जो तेल होता है वो फेस पर भी लगाया जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें। महत्व क्या है? तिलहन फसलें देश की तेल की ज़रूरतों को पूरा करती है, ठीक है। जो तेल की जो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है उसकी ज़रूरतों को पूरा करती है। यदि इनका उत्पादन कम हो तो तेल आयात करना पड़ता है, खरीदना पड़ेगा दूसरे देशों से, ठीक है। इसलिए सरकार तिलहन उत्पादन बढ़ाने पर जोर देती है, क्योंकि तेल का सबसे ज़्यादा उपयोग भी, और तिलहन फसलों का जब उत्पादन होगा, जब उगी जाएगी तो ही सही है। ये किसानों की आय बढ़ाने में भी मदद करती है। अब आप तेल खरीदने जाते होगे 100-200 की आपको एक बोतल मिलती होगी, ठीक है, तो इससे किसानों का भी फायदा है। निष्कर्ष क्या निकलता है? तिलहन फसलें भारत की अर्थव्यवस्था और घरेलू जीवन दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। भारत की अर्थव्यवस्था के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिससे हमें दूसरे देशों से आयात ना करना पड़े, मतलब चीज़ें खरीदना, निर्यात मतलब चीज़ें बेचना, और घरेलू जीवन दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये हमें तेल प्रदान करती है, मतलब तेल देती है, और किसानों को आर्थिक लाभ देती है। किसानों के लिए आर्थिक आय के लिए काफ़ी ज़रूरी है। अब अन्य फसलें क्या है? भारत में अन्य फसलों को विस्तार से समझाइए। अब हमने ये सारी फसलें देख ली, खरीफ, ऋतु, तिलहन, जायद, ये सारी फसलें देख ली। अब हमें अन्य फसलें देखना है। अन्य फसल का अर्थ, अन्य फसल वह फसल होती है जो खानदान जो चीज़ें खाई जाती है और तिलहन के अलावा उगाई जा रही है, ठीक है, जिससे तेल वगैरह नहीं निकाला जा रहा है। इनका उपयोग उद्योग, पेय पदार्थ, मतलब पीने वगैरह के लिए, ठीक है, जैसे गन्ना का जूस वगैरह पीता है। रेशा बनाने, ठीक है, जो बनाया जाता है। नकदी कमाने, पैसा कमाने के लिए किया जाता है, ठीक है। ये सीधे भोजन के रूप के अंदर कम होती है, और आर्थिक लाभ के लिए, मतलब पैसे कमाए जाए उसके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। भारत में ऐसी फसलों की विविधता बहुत अधिक है, मतलब काफ़ी अधिक है। एक मिनट। जैसे गन्ना एक प्रमुख नकदी फसल है। जितना गन्ना होगा उतनी चीनी, गुड़, शीरा बनाया जाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में इसकी खेती अधिक होती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इधर इनके साइड ही होती है। अब जितना, जैसे गन्ने का जूस भी ठंड में गर्मियों में इतना बिकता है, ठीक है। गन्ना किसानों के लिए अच्छी आय का साधन है और चीनी उद्योग का आधार है। इससे चीनी बना के बेचो, चीनी भी काफ़ी ज़रूरी है। सुबह उठते ही जो चाय पीते चीनी डालो, है ना, और भी लड्डू वगैरह बनाने के लिए, और भी काफ़ी चीज़ों के लिए चीनी इंपॉर्टेंट होती है, कि ठीक है। गुड़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गुड़ तो हर टाइम यूज़ होता है, लड्डू बनाने के लिए होगा, इसके अलावा गज्जक वगैरह ठंड में बनाने के लिए होगा। ये सारी चीज़ें क्या अन्य फसलों में आती है, कि मेन पैसा ज़्यादा कमाया जाता है इन सारी चीज़ों से। कपास से सूत और कपड़ा बनाया जाता है। कपड़ा बनाया जा रहा है, ये गर्म और काली मिट्टी वाले क्षेत्रों में उगाई जाती है। कैसे क्षेत्रों में उगाई जाती है? जहाँ की ऋतु वगैरह गर्म है और काली मिट्टी है। महाराष्ट्र और गुजरात में इसकी खेती अधिक है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र और गुजरात में। कपास देश के वस्त्र उद्योग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे वस्त्र बनाए जा रहे हैं। जूट एक रेशेदार फसल है जिससे रस्सी, बोरे और थैले बनाए जाते हैं। अब देखिए, अब रस्सी को देखना, वो रेशेदार ही तो होती है, रेशे निकले होते हैं। बोरे जो होते हैं, है ना, ब्राउन कलर के, आपने देखे होंगे, ठीक है। और थैले, इस सब के लिए जूट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उगता है। देखा, हर की ऋतु अलग है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में जूट की खेती अधिक होती है। यह पर्यावरण के लिए भी अच्छा माना जाता है, क्योंकि
ये प्राकृतिक रेशा है कि प्राकृतिक है, प्राकृतिक मतलब कि पर्यावरण से लिया गया है, ठीक है। वहाँ से आप चीज़ें उगा रहे हैं, फिर वहाँ से आप रस्सी जो बनाई जाती है, ठीक है, रस्सी तो आप हर कोई देखा होगा, बोरे, ये सारी चीज़ें। चाय और कॉफ़ी, चाय और कॉफ़ी पेय पदार्थ मतलब पान वो मतलब पीने की चीज़ है, ठीक है। ये भी असम साइड दार्जिलिंग में उगाई जाती है, जबकि कॉफ़ी कर्नाटक में अधिक होती है। ये फसल देश की विदेशी मुद्रा भी दिलाती है। इनके बागान पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब ये जो वो है चाय और कॉफ़ी, ये देशों को निर्यात मतलब जब हम देशों को बेचते हैं तो वहाँ से भी हमें पैसे मिलते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा है, ठीक है। विदेशी मुद्रा भी हमें दिलाती है। महत्व क्या है, अन्य फसलें देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाते हैं। जो अन्य फसलें होते हैं वो देश की अर्थव्यवस्था आर्थिक रूप से काफ़ी मजबूत बनाते हैं, पैसों के रूप से काफ़ी मजबूत बनाती है। ये उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान करती है, कच्चा माल प्रदान मतलब देना, प्रदान करती है। और किसानों की आय बढ़ाते हैं, किसानों की जो आय होती है ना, जो पैसे वगैरह होते हैं वो बढ़ाती है। इनके कारण रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। ये जो सारी चीज़ें होती है, पेय पदार्थ, गन्ना, ये सारी चीज़ें कितना ज़रूरी है, चीनी गुड़ कितनी ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए इनका कृषि क्षेत्र में विशेष महत्व है, इसलिए इनका काफ़ी इंपॉर्टेंस है। अन्य फसलें भोजन के अलावा उद्योग व्यापार के लिए महत्वपूर्ण होती है। ये देश की आर्थिक प्रगति में अहम भूमिका निभाती है। ये क्या है, व्यापार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उद्योग वगैरह इन सारी चीज़ों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और देश के आर्थिक व्यवस्था को बढ़ाने के लिए। भारत में कृषि विकास को विस्तार से समझाइए। अब हमें क्या समझाना है, कृषि विकास को। कृषि विकास का मतलब क्या है, खेती के तरीके, ठीक है, उत्पादन, जो चीज़ें उगाई जाती है, किसानों की आय में सुधार, कि किसानों की जो पैसे वगैरह होते हैं उसमें कैसे सुधार किया जाए। जब खेती में नई तकनीक, जो नई टेक्नोलॉजी वगैरह आती है, बेहतर बीज जो आते हैं और अच्छी व्यवस्था अपनाई जाती है तो उत्पादन बढ़ता है। अब आप अच्छे बीज अपनाओ, ये आपकी फसल है, इस पर आप अच्छे बीज डालो, ठीक है, तो आपकी जो खेती होगी, जो फसल उगेगी वो काफ़ी सही होगी, ठीक है। अब फसल अगर सही है तो आपका पैसे भी बढ़ेंगे, है ना, उत्पादन, क्योंकि आप ज़्यादा चीज़ें उगी होगी। भारत जैसे देश में कृषि विकास बहुत ज़रूरी है, काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि बड़ी आबादी खेती पर निर्भर है। काफ़ी गाँव, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग तो खेती पे ही निर्भर है, ठीक है। हरित क्रांति का योगदान, 1960 के दशक में हरित क्रांति के कारण गेहूं और धान का उत्पादन तेजी से बढ़ा। किसका सबसे ज़्यादा तेजी से उत्पादन बढ़ा है, गेहूं और धान का, 1960 के दशक में, ठीक है। उच्च उपज वाले बीज, कि उच्च उपज मतलब ज़्यादा चीज़ों वाले जो बीज होते हैं, अच्छी उपज वाले, है ना, वो अगर आप खेती में डालो, है ना, सिंचाई की अगर अच्छी व्यवस्था की जाए, ठीक है, तो इससे फसल अच्छी होती है। क्योंकि बहुत बार मानो जैसे बारिश नहीं हुई, अब आपकी फसल है, ठीक है, अब इसको पानी चाहिए, अब बारिश नहीं हुई, अगर आपके पास सिंचाई की व्यवस्था है तो इससे क्या होगा, आप पानी वगैरह डाल सकते हैं अपनी फसल में, ठीक है, तो इससे कृषि वगैरह अच्छी होती है। और खाद के उपयोग से अनाज की कमी दूर हुई। जो खाद का जो उपयोग होता है उससे अनाज की कमी, जैसे बहुत सारी चीज़ें होती है ना, वो ही की गई थी। हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा कृषि को ही बढ़ावा दिया गया था और उन्हें उनके लिए सिंचाई की व्यवस्था करवाई गई थी, ठीक है, और तकनीकें करवाई गई थी, बीज वगैरह की, ये सारी चीज़ें डाली जाए खेती में तो चीज़ें होगी। इससे भारत खाद्यान्न के मामलों में आत्मनिर्भर बना, कि हम कृषि वगैरह मतलब खाने पीने के मामलों में आत्मनिर्भर मतलब स्वयं भारत पे ही निर्भर है, ठीक है, मतलब अपने देश पे ही निर्भर है, साफ सीधा। इससे ये नहीं है कि हमें तेल कहीं से मांगना पड़े, है ना, ऐसे में, और फसल कह रही हूँ, मतलब गेहूं वगैरह मांगनी पड़े या सब्जियां मांगनी पड़े, इसलिए। सिंचाई का विस्तार, कृषि विकास के लिए पानी की व्यवस्था बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर पानी नहीं होगा तो कृषि जो किसान होते हैं वो अपने जो खेत है उस पे सिंचाई कैसे करेंगे, मतलब पानी वगैरह कैसे देंगे, क्योंकि आप देखना, आप एग्जांपल लो, जैसे आप घर है, अब आप पौधा उगाए हो, कोई सा भी, एलोवेरा का उगाए होगे, फूल का उगाए होगे, कुछ भी उगाया आपने, अब आप रोज शाम को पानी देते हो जैसे वो सही से रहे, ठीक है, तो पानी की आवश्यकता तो है, इसलिए सिंचाई का विस्तार किसानों के लिए ज़्यादा होता है, क्योंकि उनकी एक ज़मीन है, उस पर ही वो लोग खेती कर रहे हैं। कृषि विकास के लिए पानी की व्यवस्था बहुत ज़रूरी है। नहरों
ट्यूबवेल और बांधों के माध्यम से सिंचाई का क्षेत्र बढ़ाया गया है। जो बांध नहीं बनाए जाती है, नदी और यहाँ पर बांध बनाया जाएगा, जैसे सिंचाई के लिए ये सिंचाई वगैरह अच्छी हो सके। इससे वर्षा पर निर्भरता कम हुई कि अगर आप किसी पर भी टिको, है ना, और मानो बारिश ही ना हुई, किसान अगर ये सोचे कि बारिश होगी तो फसल अच्छी जाएगी, और मानो सूखा पड़ गया या एकदम ही बारिश हो गई, पूरा वो ही बह गया, तब भी दिक्कत है। इसलिए और उत्पादन में स्थिरता आएगी। अब आप निर्भर नहीं हो। जैसे मानो कोई किसान है, उसने यहाँ पे बोया है, मानो सब्जी बो दी उसने, ठीक है, पालक गोभी उसने बो दी, अब वो उस पर निर्भर नहीं है बारिश पे, वो कुएं वगैरह है, वहां से पानी लाके सिंचाई कर रहा है, पानी वगैरह डाल रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, उसका जो स्थिर हो जाएगा कि वो हर साल फसल अपनी उगा सकता है, वो उतना डिपेंड नहीं है बारिश वगैरह पे, ठीक है। आधुनिक साधनों का उपयोग, ट्रैक्टर, थ्रेसर और अन्य कृषि उपकरणों के उपयोग से खेती आसान और तेज हुई। जो ट्रैक्टर वगैरह होते हैं, खेत जोतना वगैरह, इससे ये काफ़ी आसान हुआ है खेती के लिए। इससे समय और श्रम की बचत होती है, मजदूर वगैरह जो होती है उसकी बचत होती है, और समय भी कम लगता है, ठीक है। आधुनिक साधनों ने बड़े पैमाने पर खेती को संभव बनाया। जो आधुनिक जो साधन है, ट्रैक्टर वगैरह है, उन्होंने बड़े पैमाने पे, जैसे खेती का इतना बड़ा है, उसको खेती को संभव बनाया है कि अब आप आसानी से है वो भी खेती को, मतलब काफ़ी ईजी बनाया, मतलब काफ़ी टफ होता है ना ये सारी चीज़ें। फसल विविधीकरण, जब किसान केवल अनाज ही नहीं बल्कि फल सब्जियां, ठीक है, आम वगैरह भी उगे जाते हैं गाँवों में, ठीक है, सब्जियां भी उगी जाती है, गेहूँ, पालक गोभी, ठीक है, और वो क्या होते हैं, पालक गोभी और भी सारी चीज़ें, जो जितनी भी सब्जियां होती है ना, टमाटर वगैरह, प्याज वगैरह, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, और नकदी फसलें भी उगाने लगे हैं। इससे उनकी आय के स्रोत बढ़ेगी, और जितनी ज़्यादा फसल आप उतना बेच पाएगी। ये कृषि विकास का एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे कृषि विकास भी सबसे ज़्यादा हो रहा है। सरकारी योजनाएं और सहायताएं, सरकार किसानों को बीज भी दे रही है, खाद, ऋण भी देती है, किसानों को ऋण दिया जाता है, समर्थन मूल्य जैसे सुविधाएं देती है, इससे किसानों को सुरक्षा मिलती है कि सुरक्षा मिल गया, आपको ऋण मिल गया, ठीक है, और वे बेहतर खेती कर पाते हैं। विभिन्न योजनाओं ने कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने में मदद की है। काफ़ी जो योजनाएं हैं वो कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए मदद करती हैं। निष्कर्ष क्या है, भारत में कृषि विकास ने देश को खाने पीने के मामलों में मजबूत बनाया है। नई तकनीक जो आया है, ट्रैक्टर वगैरह, सिंचाई की व्यवस्था के लिए नहर बनाना, बांध बनाना, कुएं बनाना, जिससे जो किसान है वो उस पर डिपेंड नहीं है कि बारिश हो जाए, और सरकारी जो सहायता है उससे खेती में सुधार हुआ। लेकिन अभी भी संतुलित और टिकाऊ विकास की आवश्यकता है कि अभी भी और भी कृषि में विकास करना चाहिए। पहले के समय में उत्पादन कम था। पहले के उत्पादन मतलब कम चीज़ें उगती थी, लेकिन बाद में नए बीज आए हैं, मशीनें आई है, सिंचाई के लिए चीज़ें उपलब्ध हुई है, कुएं वगैरह, ठीक है, नहर बांध बनाना, वैज्ञानिक तरीकों के कारण उत्पादन बढ़ा है, वरना पहले कम था। सबसे पहले क्या था, आदिम निर्भर कृषि थी। जो लोग थे वो बस अपने परिवार के पालन पोषण के लिए खेती करते थे, ठीक है। आपको ये बताना है कि नई तकनीक ने खेती को कैसे बदला और उत्पादन कैसे बढ़ाया। हमें क्या बताना है कि जो तकनीकें आई हैं क्वेश्चन में, वो कैसे खेती को बदल रही है, क्योंकि क्वेश्चन भी यही है, कृषि उत्पादन के अंदर वृद्धि कैसी हुई है, और प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी जो है उसके विकास के लिए। 1 मिनट। उच्च उत्पादन देने वाले बीजों का प्रयोग, उच्च उत्पादन की मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें उग पाए। पहले किसान पारंपरिक बीजों का उपयोग करते थे, जिससे उत्पादन कम होता था। जो पारंपरिक जो बीज होते हैं, बाद में ऐसे बीज विकसित किए गए जो कम समय में अधिक फसल उगाते हैं। पहले स्टार्टिंग में कोई भी उतना नहीं होता, ठीक है। अब आप मानो कोई भी कृषि करना जाए, कोई भी शहर का आदमी चला जाए कि वो फसल उगाएगा, तो उसे स्टार्टिंग में उतनी चीज़ें नहीं पता है, ठीक है। हो सकता है उतना विकास भी ना हुआ, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे जब विकास हुआ, ऐसे बीज आए, जिससे बीज डालो खेती में, मतलब खेत में, है ना, ज़्यादा फसल उगे, तो हो गई चीज़ें।
ठीक है। और जो कम समय मतलब कम समय भी लगा और अधिक फसल मतलब ज़्यादा फसल देते हैं। इन बीजों के उपयोग से गेहूँ धान का उत्पादन तेजी से बढ़ा। पहले जहाँ पे 1 साल लग रहे थे वहाँ पे 5-6 महीने में चीज़ें होने लग गई। इससे देश में अनाज की कमी कम हुई। इससे देश में क्या हुआ, देश की आबादी काफ़ी बढ़ी है, तो अनाज की जो कमी बहुत बार हो जाती है वो सारी चीज़ें कम हुई, कमी नहीं पड़ रही थी। सिंचाई सुविधा, पहले के जो लोग थे वो उस पे निर्भर थे, बारिश पे। फिर धीरे धीरे तकनीकी मतलब प्रौद्योगिकी विकास हुआ, नहरें बनी, ट्यूबवेल बने, बांधों का जो निर्माण हुआ है उससे क्या हुआ, जो किसान थे वो उस पे निर्भर वो क्या बोलते हैं, बारिश पे निर्भर रहना छोड़ दिया। इससे फसलों को समय समय पर पानी मिलने लगा, क्योंकि सिर्फ कुआं वगैरह है और ये खेत है, तो यहाँ से आप लाके सिंचाई कर सकते हैं, पानी दे सकते हैं अपने खेतों में। और उत्पादन स्थिर हुआ कि हर साल फसलें उगाई जा सकती है। सूखे का प्रभाव भी कम हुआ। ये नहीं है कि सूखा ही पड़ जाएगा, क्योंकि सिंचाई की सुविधा काफ़ी करी सरकार ने, ठीक है। रासायनिक खाद का उपयोग, मिट्टी की ताकत बढ़ाने के लिए रासायनिक खाद का प्रयोग किया जाने लगा। रासायनिक जो खाद होते हैं जिससे मिट्टी की गुणवत्ता बढ़े, मिट्टी की ताकत बढ़े और ज़्यादा फसलें उग पाए। इससे फसलें तेजी से बढ़ेगी, फसलें जो होती है वो तेजी से मतलब ज़्यादा मात्रा में चीज़ें उगाई जाने लग गई और ज़्यादा मात्रा में उत्पादन हुआ। कि उत्पादन में अब आप फसल है वो मतलब खेत है, अब आप यहाँ पे 4 चीज़ें उगाओ कुछ भी, तो यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा उत्पादन होगा। ज़्यादा उत्पादन होगा तो ज़्यादा आप बेचोगे, जितना आप बेचोगे उतनी आपकी आय होगी। ऐसे ही है, ठीक है। संतुलित उपयोग ज़रूरी है, कि मतलब बैलेंस में, ये नहीं कि आप ज़्यादा ही बीज वगैरह मिला दो, ठीक है, उससे जो ज़मीन होगी वो भी खराब हो जाएगा। कृषि मशीनों का उपयोग, ट्रैक्टर, बुआई, कटाई की मशीनों का उपयोग से खेती तेज और आसान हुई। पहले जो हाथ से बुआई कटाई हो रही थी उसके लिए मशीनें आई, अब मशीनें आएगी तो कम समय लगेगा, समय की भी बचत हो रही है, ठीक है। और बड़े जो क्षेत्र है उसके लिए खेती संभव हुई, जो बड़ा जो क्षेत्र है उस पर मशीनें वगैरह से चीज़ें मतलब आसान होने लग गई, ठीक है। मशीनों ने श्रम की कमी की समस्या को कम की, मतलब जो ज़्यादा जो मजदूर लगते थे उसकी समस्या को भी कम हुआ। कीटनाशकों और रोग नियंत्रण, 1 मिनट। फसलों को कीड़ों बीमारियों से बचाने के लिए दवाइयाँ आई, ठीक है। दवाइयों को डालो तो जो खेत है उसमें वो नहीं होगा, क्या बोलते हैं, कोई भी मतलब कीड़ा वगैरह नहीं लगेगी। इससे फसल खराब होने से की संभावना कम हुई, बड़े सट्रुप कुल उत्पादन में वृद्धि हुई, क्योंकि कोई भी चीज़ है फसलें भी खराब हो जाती थी, ठीक है। और बीमारियां वगैरह के लिए ये सारी दवाइयाँ आई। सरकारी सहायता और अनुसंधान, सरकार ने कृषि अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जहाँ नई तकनीक विकसित की गई किसानों के लिए, ठीक है। किसानों को शिक्षण, ऋण, समर्थन मूल्य की सुविधा दी गई, मतलब चीज़ें सिखाई गई, ऋण के लिए बताया गया कि आप कर्ज ले सकते हैं, ठीक है। मूल्य की सुविधा की इतनी चीज़ें हम लगा सकते हैं, मतलब सरकारें लगा सकती थी। इन प्रयासों से खेती अधिक उन्नत मतलब अधिक बड़ी भी और लाभकारी बनी। निष्कर्ष क्या निकलता है, नई तकनीक और वैज्ञानिक तरीकों के कारण भारत में कृषि उत्पादन में बड़ी वृद्धि हुई है। इससे देश में खाने पीने के जो मामले होते हैं उसके अंदर मजबूती बने, और लेकिन संतुलित और सुरक्षित उपयोग जरूरी है। कि संतुलित ये नहीं कि आप कि कोई भी ज़्यादा ही चीज़ें कर दे। भारतीय कृषि की प्रमुख समस्या क्या, अब हम इसमें समस्या देखेंगे। इसमें पूछा गया है कि भारत में खेती करते समय किसानों को कौन कौन सी दिक्कतें आती है, ठीक है। ऐसी कौन सी समस्या है जिनकी वजह से खेती से ज़्यादा लाभ नहीं हो पाता या किसान परेशान होते हैं। काफ़ी किसान देखते हो गया आप परेशान हो जाते हैं, ठीक है, ज़्यादा लाभ नहीं कमा पा रहे, वही हमें बताना है। छोटी और बिखरी हुई जोत, भारत में अधिकतर किसानों के पास बहुत कम ज़मीन है, क्योंकि काफ़ी लोग अलग अलग चीज़ों में जा रहे हैं, जिससे और जो भूमि का जो उपयोग है वो भी बढ़ गया। सड़क बनाने में, चीज़ें करने में भूमि का उपयोग भी बढ़ा है, तो ज़मीन क्या है, ज़मीन कम है। कई बार ज़मीन अलग अलग टुकड़ों में बटी होती है। आज यहाँ ज़मीन है एक की, अब कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, उसकी यहाँ ज़मीन है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, कितनी दूर दूर है, ठीक है। मानो यहाँ पर भी है दूर, ऐसे अलग अलग ज़मीनें बटी हुई है। छोटे खेत में उत्पादन भी कम होता है और लागत भी ज़्यादा लगती है। इसमें क्या है, जो छोटा खेत है उस पर आप जो चीज़ें उगाओगे तो वो क्या हो रहा है कि कम ही उगा सकते, ज़्यादा तो उगा नहीं सकते। मानसून
पर निर्भरता। भारत की खेती आज भी काफ़ी हद तक बारिश पर निर्भर है, क्योंकि बहुत लोग ऋण लेना पसंद नहीं करते, बहुत लोग चीज़ें नहीं, अगर कोई गरीब व्यक्ति है, ठीक है, अब वो तो इतनी दवाइयाँ वगैरह नहीं खरीद सकता, इतना हेक्टेयर और ट्रैक्टर वगैरह नहीं ले सकता, तो वो क्या करेगा, अपने हाथों से बुआई कटाई करेगा, है ना, बारिश पे ही निर्भर रहेगा, सिंचाई वगैरह के लिए नहीं होगा। तो इसलिए अगर बारिश समय पर ना हो तो बहुत ज़्यादा हो जाए या बहुत ज़्यादा होगी, मानो फसल उगाई आपने, अब इसको पानी चाहिए, अब आप सिंचाई की सुविधा इतनी है ही नहीं, ठीक है, अब वो बारिश पे निर्भर है, क्योंकि सरकार ने हर जगह तो किया नहीं है, कई कई जगह किया, कई कई जगह बची हुई है, अब वो उसमें निर्भर है बारिश पे। बारिश मानो हुई नहीं तब भी फसल खराब, और बारिश मानो बाढ़ ही आ गई तब भी फसल खराब, ठीक है। सिंचाई की सुविधा हर जगह उपलब्ध नहीं है, इस वजह से किसान का जोखिम बढ़ जाता है कि मतलब किसानी में किसान बनने के अंदर रिस्क भी है, ठीक है। पारंपरिक तरीके और कम तकनीक, कई किसान अभी भी पुरानी खेती के तरीके अपनाते हैं, क्योंकि ये नहीं है ना कि हर कोई एकदम शिक्षित हो गया है, ठीक है, बहुत लोग पुरानी कर रहे, कोई अगर गरीब है तो वो भी पुरानी चीज़ें ही करेगा, ठीक है, बुआई कटाई अपने हाथ से करे, ट्रैक्टर वगैरह नहीं है, सारी चीज़ें हैं वो अपने हाथ वगैरह से ही कर रहे, बहुतों को इतनी चीज़ें नहीं पता, नई तकनीक, अच्छे बीज, आधुनिक मशीनों का सही उपयोग नहीं हो पाता। जो तकनीक आई है, जो बीजों का, जैसे मानो अब आपको दवाई देनी है अपने खेत में, है ना, अब आप ज़्यादा ही दवाई गिरा दो तब भी ज़मीन बेकार है, और अगर आपने एकदम ही कम ही दवाई गिराई तब भी ज़मीन बेकार है, बहुतों को चीज़ें नहीं पता है। इससे उत्पादन कम होता है और मेहनत ज़्यादा लगती है, ठीक है, उत्पादन भी कम हुआ और मेहनत जो है वो भी ज़्यादा लग रही है। पूंजी और ऋण की कमी, किसानों के पास पर्याप्त पैसा नहीं होता, जो ये प्राथमिक जो सेक्टर का जो काम है उसमें इतने पैसे नहीं होते किसानों के पास, उन्हें बीज, खाद मशीन और सिंचाई के लिए कर्ज लेना पड़ता है, वो लोग कर्ज ले रहे हैं सरकार से, अब आपने कर्ज लिया तो अब आप चुकाओगे भी, ठीक है, ये सारी चीज़ें, सिंचाई के लिए, मशीन के लिए, सारी चीज़ों पे कर्ज लेना पड़ता है। कभी कभी वे साहूकारों से ऊंचे ब्याज पर पैसे ले लेते हैं, जो साहूकार वगैरह जो होते हैं गाँवों में, उनसे पैसा ले लेते हैं, इसलिए वो कर्ज से दब जाते हैं, क्योंकि मानो आपने फसल उगाई, फसल मानो खराब चली गई, तो अभी क्या, अब आप खाओगे कैसे, मेन तो पहले हर कोई अपना ही देख रहा है, खाओगे कैसे, जैसे आपने सोच रखा था मैं 4 चीज़ें उगा रहा हूँ, मैं खाऊंगा भी, अपने परिवार को भी खिलाऊंगा, ठीक है, और बेचूंगा भी, फसल ही खराब हो गई तो आप कर्ज लोगे, कर्ज से तो आप दबी गए, अब आप कर्ज किसके लिए लोगे, पहले खाने पीने के लिए भी लोगे, खाने पीने के अलावा और क्या बोलते हैं, चीज़ें खरीदने वगैरह के लिए, तो आप पे कर्ज हो गया, और मानो अगर आपकी दूसरी फसल भी खराब चली गई तो आप और कर्ज, तो इससे कर्ज के बीच भी जो किसान होते हैं वो दब जाते हैं। बाजार और उचित मूल्यों की समस्या, बाजार में काफ़ी ज़्यादा पैसों के अंदर चीज़ें बिकती है, किसानों को अपनी फसल का सही दाम नहीं मिलता, किसान जो होते हैं जैसे फसल में ज़्यादा चीज़ें लगती है, ठीक है, उनका सही दाम अगर नहीं मिला, अब आप कोई चीज़ खरीद के लाओ मानो 100 में, तो आप उसे क्या करोगे, 120 या 130 में बेचोगे, मानो आप कोई चीज़ 100 में लाया, अब कोई आपको दे 70 रुपये, तो आपको कहाँ अच्छा लग सकता है, तो वही सारी चीज़ें किसानों को अपनी फसल बीच में दलाल ज़्यादा मुनाफा कमा देते हैं, जो बीच में जो लोग होते हैं वो ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं, भंडारण की सुविधा ना होने के कारण किसान जल्दी फसल बेच देते हैं, जो ये सुविधा नहीं होती है, ठीक है, इससे उन्हें कम लाभ मिलता है। प्राकृतिक आपदाएं और मिट्टी की समस्याएं, ये चीज़ हमने पहले ही बताया, सूखा आना, बाढ़ आना, ये सारी चीज़ें हैं, उससे फसल में नुकसान हो जाती है, ठीक है, लगातार रासायनिक खाद के उपयोग से, अगर आप लगातार ही चीज़ें करो, रसायन मतलब लगातार ही आप खाद वगैरह दे रहे हो, तो इससे जो मिट्टी की जो उर्वरता होती है वो भी कम हो जाएगी। भूमि कटाव, जल भराव भी बड़ी समस्या है, ठीक है, जो भूमि की जो इतने कटाव हो रहे हैं, ठीक है, निष्कर्ष क्या निकलता है, अब भारतीय कृषि देश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, खाने पीने के लिए भी, व्यापार के लिए भी, लेकिन कई समस्याओं से घिरी हुई है। अगर सरकार आधुनिक तकनीक, सिंचाई, उचित मूल्य, जो ज़्यादा पैसे होते हैं, ठीक है, और किसानों को आर्थिक सहायता दे तो खेती अधिक लाभदायक बन सकती है। समस्याओं का समाधान से ही किसानों की आय और देश की कृषि दोनों मजबूत होगी, जो देश की कृषि है और जो इनका जो समाधान है कृषि का वो मजबूत होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये सारा मैंने बुक से ही लिया है। एक मिनट। भारतीय कृषि अनियमित अनियमित मतलब नियम के रूप से अगर मानसून ना चले, जैसे आपने माना कि इस मौसम के अंदर बारिश हो गई और उस मौसम में एकदम ही ज़्यादा बारिश हो गई, बाढ़ आ गई, ठीक है,
उस पर निर्भरता की समस्या को समझाइए। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है भारत की खेती बारिश मानसून पर क्यों निर्भर है, और जब मानसून सही समय पर या सही मात्रा में नहीं आता तो क्या समस्या पैदा होती है। ठीक है, अब हम ये चीजें देखेंगे। 1 मिनट। वर्षा पर अधिक निर्भरता, क्या अब अधिक ही निर्भर है। भारत की लगभग आधे से ज्यादा खेती अभी भी वर्षा पर निर्भर है, अभी अभी भी बारिश पर निर्भर है कि बारिश होगी तो हमारी फसलें वगैरह फसल के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। हर जगह सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है, अभी आपने पहले ही देखा हर जगह सिंचाई वगैरह नहीं उपलब्ध है। इस कारण किसान मानसून का इंतजार करते हैं कि कब बारिश हो। अगर बारिश ना हो तो बुआई भी नहीं हो पाती। ठीक है, समय पर वर्षा ना होना, कभी मानसून देर से आता है, ज़रूरी नहीं है, या जल्दी ख़त्म हो जाता है, तो जो फसल होगी उसका बुआई और कटाई का जो समय होता है वो बिगड़ जाता है। फसल की वृद्धि और बुरा असर पड़ता है। अब मानसून देर से आए, बारिश देर से हुई, जल्दी ख़त्म हो गई, तो इससे बुआई कटाई का टाइम भी बिगड़ गया, और जो फसल है, जितनी फसल होनी चाहिए थी, जितना उत्पादन होना चाहिए था उतना भी नहीं हुआ, उत्पादन कम हो जाता है। कम वर्षा, जब बारिश कम होती है तो सूखे की स्थिति बनती है कि सूखा पड़ गया। ठीक है, फसलें सूख जाती है और मिट्टी की नमी खत्म हो जाती है कि मिट्टी कैसी हो गई, एकदम नमी ही नहीं है, सूखी सूखी। किसानों को भारी आर्थिक नुकसान पड़ता है। अब आर्थिक नुकसान भी हो गया, अब फसलें अगर आपकी खराब हो जाएगी तो नुकसान तो हो गई, अब आप ऋण के उससे दब जाओगे। पशुओं के लिए चारे की भी कमी हो जाती है, अब वर्षा कम हुई है तो चारा वगैरह के लिए भी कमी हो गई, पशुपालन कैसे हो। अधिक वर्षा, बाढ़, कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हो जाती है, इससे खेती में जलभराव हो जाता है, जो खेत है उसमें पानी भर जाना, फसलें सड़ जाती है या बह जाती है कि बाढ़ आ गई तो फसलें बह गई। मिट्टी की उपजाऊ शक्ति भी घटती है। उत्पादन में अस्थिरता, अनियमित मानसून के कारण हर साल उत्पादन एक जैसा नहीं रहता कि हर साल ही आप सही सही उत्पादन हो रहा है, कभी ज़्यादा तो कभी बहुत कम उत्पादन होता है, मतलब कभी कम चीज़ें उग रही, कभी ज़्यादा चीज़ें उग रही। इससे किसानों की आय स्थिर नहीं रहती, अस्थिर है, मतलब आज किसान जितना कमा पा रहा है उतना अगले साल ही नहीं कमाएगा। मैंने बताया ना, जैसे सेवा सेक्टर में जा रहे हो तो वहाँ तो परमानेंट है, इसके अंदर चीज़ें परमानेंट नहीं है। देश की खाद्य सुरक्षा भी प्रभावित होती है, देश की जो खाने पीने की जो चीज़ें वो भी प्रभावित होती हैं इन सारी चीज़ों से। आर्थिक असुरक्षा, बारिश पर निर्भरता से किसान हमेशा जोखिम में रहते हैं कि ज़्यादा बारिश ना हो जाए, कम बारिश ना हो जाए, उन्हें कर्ज लेना पड़ता है, जो कर्ज लिया जाता है और नुकसान होने पर चुकाना मुश्किल हो जाता है। अब आपका 2-3 साल अगर ज़्यादा नुकसान हो गया तो आप कर्ज कैसे चुकाएंगे। ठीक है, इससे गरीब और आर्थिक संकट बढ़ता है कि गरीबी भी आ रही है और आर्थिक संकट, मतलब पैसे के लिए चीज़ें काफ़ी बढ़ रही है। निष्कर्ष क्या निकलता है, भारतीय कृषि का मानसून पर अधिक निर्भर होना एक बड़ी समस्या है। अनियमित वर्षा के कारण फसल उत्पादन और कृषि की आय दोनों प्रभावित होती है कि फसल उत्पादन कितनी चीज़ें उत्पादन, मतलब कितनी चीज़ें उगी जाएगी, और जो किसान की जो आय होती है वो दोनों प्रभावित होती है। इसलिए सिंचाई सुविधाओं को विस्तार और जल संरक्षण की जल का जो बचाव होता है उसकी तकनीकों को बढ़ावा देना आवश्यक है, ताकि खेती को सुरक्षित और स्थिर बनाया जा सके। ठीक है, अब हम देखेंगे भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता की समस्या को समझाइए। भारत में खेती से उतना उत्पादन क्यों नहीं हो पाता जितना होना चाहिए। ठीक है, निम्न उत्पादकता भारतीय कृषि की कम उत्पादन क्यों हो रहा है। ठीक है, अब हमें यही समझाना है। छोटी और बिखरी हुई खेत में ज़्यादातर किसान के पास छोटी ज़मीन है, क्योंकि अब इतनी ज़मीन है ही नहीं। छोटे खेतों में मशीन का उपयोग नहीं हो पाता। अब आप इतनी बड़ी मशीन ले लो, वो खेत में चली ही ना पाए तो क्या फ़ायदा। बड़ा खेत है तब तो आप यूज़ भी कर सकते हो। आधुनिक तकनीक लागू करना मुश्किल होता है, जो आधुनिक जो तकनीक होती है वो लागू करना मुश्किल हो गया। इससे उत्पादन जो है, जितनी चीज़ें उगाई जानी चाहिए उतनी चीज़ें नहीं उगती। मानसून पर निर्भरता, खेती का बड़ा भाग वर्षा पर निर्भर है, काफ़ी जो बड़ा भाग है वो बारिश पर निर्भर होता है। अनियमित मानसून से फसल प्रभावित होती है, कभी सूखा तो कभी बाढ़ उत्पादन घटा देती है, कभी सूखा पड़ रहा है तो कभी बाढ़ आ जा रही है। इससे प्रति हेक्टेयर पैदावार कम होती है। पारंपरिक खेती के तरीके, कई किसान अभी भी पुराने औजारों और तकनीकों से उत्पादन करते हैं कि पुरानी चीज़ें अपना रहे हैं। उन्नत बीज और नई तकनीकों का उपयोग कम होता है, जो नई जो तकनीक आई है उन्हें या पता नहीं है या फिर उन्हें उस चीज़ों से करते हैं। वैज्ञानिक खेती की जानकारी और हर किसान तक
हर तक नहीं पहुंचती, कि जो वैज्ञानिक जो खेती के जो तरीके हैं वो हर किसानों के पास नहीं है, क्योंकि हर किसान उतने पढ़े लिखे नहीं है या फिर उन्हें समझाया नहीं जाता। ठीक है, इससे उत्पादन की गुणवत्ता और मात्रा दोनों कम रहती है, कि उत्पादन भी इतना नहीं हो रहा और जो मात्रा जितनी मात्रा में होना चाहिए वो भी नहीं हो रही। पूंजी और निवेश में कमी, किसानों के पास पर्याप्त धन नहीं होता। देखते होगे आप, किसानों के पास उतने धन नहीं होते, वे अच्छी खाद मशीन नहीं खरीद पाते। कभी कभी ऊंचे ब्याज कर्जे उन्हें लेना पड़ता है। निवेश की कमी, मतलब निवेश मतलब पैसे बचाना। ठीक है, उसकी उसकी कमी से उत्पादकता घटती है, जितनी चीज़ें उगनी चाहिए उतनी चीज़ें नहीं उगती। मिट्टी की उर्वरता में कमी, लगातार रासायनिक खाद, कि आप ज़्यादातर रासायनिक खाद डाल रहे हो तो इससे मिट्टी की शक्ति घट गई। और भूमि कटाव और जल भराव, की जो भूमि कटाव और जल भराव की समस्या है। उचित फसलें चक्र का पालन नहीं किया जाता, इससे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है। इसमें क्या है कि रासायनिक आप खाद वगैरह ज़्यादा डाल रहे हो, ये सारी चीज़ें हैं, उससे मिट्टी की जो गुणवत्ता होती है वो कम हो जाती है। सिंचाई और भंडारण की कमी, हर जगह सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं है। अब जहाँ सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहाँ की चीज़ें तो वहाँ के जो किसान हो गए वो तो वर्षा पे निर्भर हो गए। फसल कटने के बाद सही भंडारण की सुविधा नहीं होती। सही भंडारण मतलब सही जो अनाज को जो भंडार होता है वो उसकी सुविधा उपलब्ध नहीं है। कई बार फसलें खराब हो जाती हैं, इससे कुल उत्पादन और लाभ दोनों कम हो जाते हैं, कि कुल उत्पादन मतलब उत्पादन भी सही नहीं हुआ और लाभ तो मिलेगा ही नहीं। भारतीय कृषि को निम्न उत्पादकता कई कारणों से, निम्न मतलब कम उत्पादकता कई कारणों से जुड़ी हुई है, जैसे छोटी जोत, पूंजी की कमी, पैसों की कमी, पारंपरिक तरीके, मानसून पर जो निर्भरता होती है। यदि आधुनिक तकनीक, सिंचाई सुविधा और उचित निवेश मतलब पैसे ज़्यादा बचाए जाए तो उत्पादकता में सुधार संभव है। उत्पादकता बढ़ाना किसानों की आय और देश की अर्थव्यवस्था दोनों के लिए आवश्यक है, कि किसानों की आय भी बढ़े और देश की अर्थव्यवस्था भी सुधरे। भूमि सुधारों में कमी को समझाइए। भूमि सुधारों में कमी, जो भूमि जो सुधार है उसके अंदर क्या क्या कमी है उसकी चीज़ों को हमें समझाना है। कानून को सही क्रियान्वयन न होना, भूमि सुधारों के लिए कई कानून बनाए गए, कई कानून तो बने हैं भूमि सुधारों के लिए, लेकिन कई राज्यों में इन्हें सही तरीके से लागू नहीं किया जाता, कि आपने कानून बना दिया लेकिन आप लागू ही नहीं करवा रहे। ठीक है, एक मिनट इसमें क्या है, जो कानून जो बनाए जाते हैं, अब आप कानून लागू करवाओ ही ना, बना के रख दो, तो भूमि सुधार कैसे होगा। स्थानीय अधिकारियों और बड़े जमींदारों ने नियमों का पालन नहीं किया। जो जमींदार वगैरह होते हैं वो बड़े, उनका जो नियम होता है उनका वो लोग पालन नहीं करें, इससे सुधारों का पूरा लाभ किसानों तक नहीं पहुंच पाया। जमींदारों की चालबाजियाँ, कई बड़े जमींदारों ने कानून से बचने के लिए ज़मीन रिश्तेदार के नाम कर दी, कि मतलब आपने कोई चीज़ खराब कर दी और वो आपने किसी के नाम कर दी। ठीक है, कि अब सामने वाला भुगते। ऐसे में कागजों में ज़मीन बांट दी गई, ज़मीन का बंटवारा होता है, ये तो आप सुनते ही होंगे, है ना। उस कागजों में ज़मीन बांट दी गई, लेकिन असली नियंत्रण उन्हीं के पास ही रह गया, जमींदार के पास ही था। इससे भूमिहीन किसानों को ज़मीन नहीं मिल पाई। जो जिनके पास भूमि नहीं थी, वो जो किसान थे उन्हें ज़मीन ही नहीं मिल पाई। भूमि अभिलेख में कमी, अभिलेख मतलब जो चीज़ें लिखी होती है। गांवों की ज़मीनों का सही रिकॉर्ड दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे, कि उनका रिकॉर्ड क्या है, कि कितनी भूमि है, किसकी कितनी भूमि है, उसका रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं थे। गलत या अधूरे रिकॉर्ड के कारण विवाद बढ़े। जो गलत, अगर आप कोई भी चीज़ गलत रिकॉर्ड है, ठीक है, अब आप किसी गाँव का ले रहे हो, गलत रिकॉर्ड है ना, तो लोग तो बोलेगी कि ये अधूरे रिकॉर्ड है, सारे रिकॉर्ड दिखाओ। तो इसी की वजह से विवाद बढ़े थे। कई किसान अपने अधिकार साबित नहीं कर पाए, क्योंकि काफ़ी किसान अशिक्षित थे, उतने जानकार नहीं थे, उनको उतना चीज़ें पता नहीं है। ठीक है, इसलिए वो अपनी चीज़ें साबित ही नहीं कर पाए। इससे सुधारों का लाभ सीमित रह गया। जो सरकार ने जो सुधार बनाए हैं भूमि सुधार के लिए, वो सीमित है। ये नहीं है कि सबको कोई मिला है। भूमिहीनों को पर्याप्त भूमि ना मिलना, जो जिनके पास भूमि नहीं है उनको पर्याप्त भूमि, मतलब उनको इतनी भूमि मिली नहीं है। कानून के बावजूद ज़्यादा अतिरिक्त ज़मीन उपलब्ध नहीं हुई, कि मतलब कानून है लेकिन जमींदार वगैरह ने ये सारी चीज़ें नहीं करी हैं। जो ज़मीन मिली भी वह अक्सर बंजर या कम उपजाऊ थी। क्या किसानों को जो भूमि मिली है वो बंजर है, कि आप चीज़ें उगा ही नहीं सकते, या कम उपजाऊ है। इससे गरीब किसानों की आर्थिक स्थिति में ज़्यादा के सुधार ही नहीं हुआ। अब मानिए ये है ज़मीन, ये बंजर है, ये किसानों को दे दी गई, तो इसके अंदर जो किसान है वो क्या कृषि करे, कुछ उग ही नहीं सकता।
जोतों का विखंडन जारी रहना, परिवार में बंटवारे के कारण जमीन छोटे छोटे टुकड़ों में बंटती रही। भूमि सुधार इस समस्या को पूरी तरह रोक नहीं सकी। जैसे बंटवारा नहीं हो जाता पिता का बेटों पे, बेटों का उसके उनके बेटों पे, है ना। जैसे ये 2 जमीन है, इनका बंटवारा 2 भाइयों ने कर दिया, मानो 3 भाई है तो वो ऐसे ऐसे ले लेंगे, तो क्या हो रहा है, तो खेत छोटे छोटे हो रहे हैं इससे। अब छोटे छोटे खेत हो गए तो उसके अंदर मशीनें वगैरह थोड़ी चल पाएगी। तो यही है राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी। कुछ राज्यों में भूमि सुधारों को प्राथमिकता नहीं दी। कोई कोई राज्य है, कहीं कहीं पे ध्यान दिया गया है कि भूमि के अंदर सुधार किया करना चाहिए, कहीं कहीं नहीं दिया गया है। राजनीतिक दबाव और वोट बैंक की राजनीतिक भी बाधा बनी। जो राजनीतिक जो दबाव था और जो वोट बैंक जो सारी चीज़ें होती है वो भी बाधा बनी है। निष्कर्ष क्या निकलता है, इससे सुधार अधूरे रह गए और अपेक्षित परिणाम नहीं मिले। इससे जो सुधार जो था वो अधूरे रह गए कि सभी का सुधार हुआ ही नहीं है भूमि वगैरह का, कि भूमि जो सुधार का जो कानून वगैरह है वो नहीं हुआ है। निष्कर्ष क्या निकलता है, भूमि सुधारों का उद्देश्य किसानों को न्याय दिलाना था, कि किसानों को न्याय मिले, ठीक है, और कृषि उत्पादन बढ़े, कि फसलें वगैरह ज़्यादा उग सके। लेकिन क्रियान्वयन जो जैसे आपने कानून बना दिया, अब उतने लागू भी तो किया जाएगा, तो जो लागू करने वाले जो लोग थी उनकी कमजोरी, रिकॉर्ड की समस्या, ठीक है, राजनीतिक कारण जो थे से ये पूरी तरह सफल नहीं हो पाएगी इतने अच्छी तरीके से। भविष्य में पारदर्शिता, सही रिकॉर्ड, सख्त कानून लागू करके ही भूमि सुधारों को प्रभावी बनाया जा सकता है। कि अगर सही रिकॉर्ड है, आधी रिकॉर्ड है, तो जो सरकार जो कानून बनाया गया है वो तक सही कानून नहीं बना सकता, क्योंकि वो आधे रिकॉर्ड के हिसाब से कानून बनाएगा, ठीक है। तो इसलिए सख्त कानून बनाना चाहिए, सही रिकॉर्ड होने चाहिए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे लास्ट क्वेश्चन, 1 घंटा हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन 17वां, छोटे खेत तथा विखंडित जोत की समस्या बताइए। जब किसान के पास बहुत कम और अलग अलग जगह पर जमीन होती है तो खेती में क्या क्या दिक्कतें आती हैं। अब खेत तो है आपके पास 3 जगह, लेकिन ये एक जगह ये है और छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है और अलग अलग है, ठीक है। भूमि का अत्यधिक बंटवारा, भारत में पीढ़ी दर पीढ़ी जमीन का बंटवारा होता है, देखा, दादा, फिर पापा, फिर भाई, फिर उनके बेटे, ये सारे में पीढ़ी दर पीढ़ी जमीन का बंटवारा होता है। इससे खेत छोटे और अलग टुकड़ों में बंट जाते हैं। अब इतना बड़ा खेत है लेकिन 5 भाई है तो ऐसे ऐसे बंट गया, ठीक है। अब यहाँ पे खेत है, ऐसे 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 बढ़ गया, तो एक होगा उसका यहाँ खेत होगा, फिर ऐसे खेत होगा। आधुनिक मशीनों का उपयोग कठिन, और जो मशीन है वो चल ही नहीं सकती छोटे खेतों में। छोटे और संकरे खेतों में ट्रैक्टर या अन्य मशीनें सही से नहीं चल पाती, ठीक है। इससे आधुनिक जो तकनीक होते हैं उसका लाभ नहीं मिल सकता किसानों को। खेती की लागत बढ़ती है और उत्पादन कम होता है। खेती की लागत की, आप मशीन भी खरीद के ले आए, पैसे भी दिया है, लेकिन आप चला ही नहीं पा रहे, आप चला नहीं पाओगे तो उससे उत्पादन वगैरह जो है वो भी कम हो रहा है। समय और श्रम की बर्बादी, जब जमीन अलग अलग जगह है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है, तो किसान को बार बार आना जाना पड़ता है, कि बार बार वो ये भी खेत देखेगा, वो भी खेत देखेगा, वो भी खेत देखेगा, ठीक है। इससे समय भी ज़्यादा लग रहा है, घूम रहे, और मेहनत तो दोनों ज़्यादा लग रहे हैं। सिंचाई और देखभाल करना भी कठिन हो जाता है, कि आप सिंचाई पहले यहाँ करोगे, फिर चलोगे, मेहनत लगी, फिर आप यहाँ करोगे, फिर मेहनत, अब यहाँ पर भी मेहनत, फिर चले, फिर समय भी लग रहा है, मेहनत भी लग रही है। सिंचाई और संसाधनों की समस्या, छोटे खेतों में सिंचाई की व्यवस्था करना महंगा पड़ता है, और जो सिंचाई की जो व्यवस्था है वो छोटे खेतों के अंदर महंगा पड़ रहा है। नहर, ट्यूबवेल की सुविधा हर टुकड़ों पर नहीं मिलती, हर जगह चीज़ें नहीं मिलेगी कि आपको हर जगह कुएं मिल जाए, हर जगह नहर मिल जाएगा, ठीक है। किसानों को अब अलग अलग है तो हर जगह चीज़ें नहीं मिलती। इससे फसल की पैदावार प्रभावित होती है, जो फसल पे जो जितनी चीज़ें उगाई जाएगी वो सारी चीज़ें प्रभावित होती है। उत्पादन में कमी, छोटी जोत में बड़े पैमाने पर खेती संभव नहीं होती, कि जो छोटी जोत जो होते हैं उसे बड़े पैमाने पर जो खेती है वो संभव नहीं हो सकती। व्यावसायिक खेती करना कठिन हो जाता है, कि ज़्यादा चीज़ें आप उगा ही नहीं सकते, तो ज़्यादा चीज़ आप बेचोगे कैसे, व्यवसाय भी नहीं कर सकते। प्रति हेक्टेयर उत्पादकता कम रह जाती है, कि जो प्रति हेक्टेयर जो उत्पादकता जितनी चीज़ें उगनी चाहिए उतनी नहीं उगती। आर्थिक कमजोरी, छोटे खेत से आय कम होती है, आय भी कम होगी क्योंकि छोटा छोटा खेत है, ठीक है। आप कम चीज़ें उग रही है, अब कम चीज़ें उग रही है तो कम चीज़ें आप अपने घर के पालन पोषण के लिए दोगे, या फिर अगर आप बेचोगे भी बाजार में, तो जब आप बाजार में बेचोगे तो उससे आपको कमी आय मिलेगी, क्योंकि इतनी चीज़ें ही नहीं है, ठीक है। इससे आर्थिक स्थिति कमजोर बनी रहती है। अच्छा, अभी एक और क्वेश्चन है, छोटे खेत तथा विखंडित जोत भारतीय कृषि की एक प्रमुख समस्या है।
जो छोटे जो खेत होते हैं और जो विखंडे अलग अलग जगह पे जो खेत है वो भारत की एक प्रमुख समस्या है जो दर पीढ़ी दर बढ़ती रहती है ना। ये आधुनिक तकनीकों के उपयोग उत्पादों किसानों की आय तीनों पर प्रभावित करती है। किस किस पे? जो तकनीक जो होती है उस पे, आधुनिक जो तकनीक है, उपयोग वगैरह, जो उत्पादन और किसानों की आय तीनों को प्रभावित कर रहे हैं। इस समस्या के समाधान के लिए चकबंदी, जो मतलब जोतों का एकीकरण, जो अलग अलग खेत ना और सहकारी मतलब सभी की जो खेती वगैरह होती है उसको बढ़ावा देना चाहिए। कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण समझाइए। मतलब जो कृषि योग्य जो भूमि है उसका निम्नीकरण, ये कम क्यों हो रही है चीजें? जो भूमि पहले उपजाऊ भूमि है और कम उपजाऊ, ये बेकार क्यों होती जा रही है? इसी को कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण कहते हैं। मृदा अपरदन, पहला पॉइंट, बारिश और तेज हवा के कारण मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत बह जाती है। बारिश, अगर तेज बारिश हो रही, तेज हवा चल रही है तो जो मिट्टी की जो ऊपरी सतह होती है वो बह जाती है। ये परत फसल के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इससे हटने से ज़मीन की उर्वरता कम हो जाती है। उर्वरता कैसे कम हो रही है? जो मिट्टी की जो ऊपरी परत है, ज़मीन की जो ऊपरी परत होती है जहाँ पे आपने चीज़ें उगाई है, वो अगर हट जाएगी तो इससे वो क्या बोलते हैं, इससे उर्वरता कम होती है और अगर वो कम होगी तो इससे उत्पादन घट जाएगा। अधिक रासायनिक खाद का उपयोग, उत्पादन बढ़ाने के लिए किसान अधिक रासायनिक उर्वरक इस्तेमाल करते हैं कि खाद, जैसे अब खाद ज़्यादा फसल वगैरह हो गई, ज़्यादा चीज़ें हो गई, तो हम क्या होता है, जब ज़्यादा चीज़ें, अगर आप ज़्यादा रासायनिक चीज़ें को जब उपयोग करेंगे, है ना, तो इससे क्या होता है, जो मिट्टी है उसकी उपयोग शक्ति खत्म हो जाती है धीरे धीरे करके। लंबे समय तक इसका उपयोग मिट्टी की प्राकृतिक जो शक्ति होती है वो घटा देता है। मिट्टी की गुणवत्ता कमजोर हो जाती है। जल भराव, कुछ क्षेत्रों में अधिक सिंचाई से पानी खेतों में जमा हो जाता है कि अधिक सिंचाई है तो पानी जो है वो खेतों के अंदर जमा हो रहा है। जमीन से हवा का प्रवाह रुक जाता है, जमीन है उससे हवा चीजें जा ही नहीं पा रही। फसल की जड़ें सड़ने लगती है। अब ज्यादा पानी आ गया, ज्यादा बारिश हो गई, ये फसल है, ओ इसमें खेत है ना, खेत के अंदर पानी बढ़ गया। हमने जैसे मानो पालक बोया हुआ है तो जो पालक की जो जड़ होगी वो ही सड़ जाएगी तो चीजें उगी नहीं पाएगी, ठीक है। इससे भूमि अनुपजाऊ होती है, उपजाऊ नहीं बन रही। लवणीयता, अधिक सिंचाई और खराब जल निकासी से मिट्टी में नमक की मात्रा बढ़ जाती है। अधिक सिंचाई की, ज्यादा ही सिंचाई हो जाए या एकदम खराब जल है, ठीक है, उससे क्या होगा कि मिट्टी जो है उसमें नमक की मात्रा बढ़ेगी। लवण, आपको पता होगा, मिट्टी वाली जो वो नमक वाली जो चीज़ें होती हैं, नमक वाली पानी, ये सारी चीज़ें मिट्टी में फसल अच्छी तरह नहीं उग पाती। ये समस्या खासकर नहर सिंचाई वाले क्षेत्रों में अधिक होती है जहाँ सिंचाई वगैरह चीज़ें हैं। वनों की कटाई, जंगलों की कटाई से मिट्टी ढीली हो जाती है। बारिश में मिट्टी तेजी से बह जाती है। जब बारिश वगैरह होगा तो जो मिट्टी होती है वो तेजी से बह जाएगी। भूमि की उर्वरता घटती है और भूमि बंजर बनने लगती है। भूमि की उर्वरता जब कम होगी तो भूमि बंजर हो जाएगी, मतलब भूमि है लेकिन किसानी कर वो मतलब फसल उगा ही नहीं सकते। अत्यधिक चराई और गलत खेती पद्धति, पशुओं की अधिक चराई से मिट्टी की पकड़ कमज़ोर होती है। जो पशु, जैसे खेत है इस पे चारा है, ठीक है, अब अधिक ही चारा जो पशु खाते हैं जैसे गाय भैंस, ये सारी चीज़ें हो गई, उससे क्या होता है, उससे जो भूमि है वो खराब होती है। एक ही फसल बार बार उगाने से भूमि थक जाती है कि आपने एक ही फसल 50 बार उगा दी, है ना, 50 बार नहीं, 3-4 बार भी उगा दी साल में, तो इससे क्या होगा, जो भूमि है वो थक जाएगी, मतलब भूमि धीरे धीरे फिर खराब होना स्टार्ट हो जाती है। उचित फसल चक्र का पालन न करने से भूमि की गुणवत्ता घटती है। अब निष्कर्ष क्या निकलता है, कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण भारतीय कृषि के लिए गंभीर समस्या है। जो भूमि का जो निम्नीकरण हो रहा है वो कृषि के लिए काफ़ी गंभीर समस्या है। मिट्टी की उर्वरता कम होने से उत्पादन ज़्यादा घटता है। अब मिट्टी की उर्वरता जब कम होगी तो उत्पादन जो है, जो चीज़ें जितनी उगनी चाहिए उतनी नहीं उगेगी और किसानों की आय प्रभावित होती है क्योंकि वो वही खा रहे हैं, फिर वही चीज़ें बेचते भी है ना, कुछ सामान रखते हैं, कुछ सामान बेचते हैं, तो उनकी भी आय प्रभावित होती है। इस समस्या को रोकने के लिए मृदा संरक्षण की, मृदा का बचाव के लिए काफ़ी ज़रूरी संतुलित उर्वरक उपयोग और उचित जल प्रबंधन आवश्यक है, ठीक है, जल प्रबंधन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर यही ख़त्म होता है, तो काफ़ी लॉन्ग चैप्टर था ये वाला। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।